तो कुछ टॉपिक हैं जो थोड़ा बिहार स्पेशल वाले भी हैं और कुछ हमारे बड़े टॉपिक भी हैं, ठीक है ना। तो सीधे टॉपिक से ही शुरुआत कर रहे हैं, है ना। जो पहला न्यूज है वो बिहार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। बिहार बिकम फर्स्ट स्टेट टू वोट यूजिंग मोबाइल ऐप। बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट। अब बीपीएससी का एग्जाम 2 महीने के बाद है, इससे क्वेश्चन वन लाइनर आराम से पूछा जा सकता है कि पूरे इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर मोबाइल ऐप के थ्रू पहली बार क्या है, वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो वो कौन है ना, बिहार। छोटा सा न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ डिटेलिंग है जिसको कि ध्यान में रखना है ना। पहली बात तो ये कि मैंने क्या कहा कि बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट टू वोट यूजिंग मोबाइल ऐप। किस अभी बिहार में कौन सा इलेक्शन हो रहा था भाई जिसमें इन्होंने वोट डाल दिया? बाइपोल और था किसका? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, याद रखिएगा। तो यहां पर किसी विधानसभा के चुनाव में नहीं ऐसा किया गया है या लोकसभा के चुनाव में ऐसा नहीं किया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बाइपोल था, हेडिंग लिख सकते हो, जिसको नोट करना है वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। हेडिंग बस कि बिहार बिकम फर्स्ट स्टेट टू वोट यूजिंग मोबाइल ऐप, ठीक है ना, ये चीजें। और लिख लेना कि ये जो इलेक्शन है वो कौन सा था? म्युनिसिपल बाइपोल, है ना। क्या लिख लेना? म्युनिसिपल बाइपोल। तो जो म्युनिसिपल बाइपोल था उसमें ये दिया गया है। अभी आप देखोगे कि ना तो लोकसभा का इलेक्शन है और ना ही राज्यसभा विधानसभा का इलेक्शन है। किसमें दिया गया है? म्युनिसिपल के बाइपोल में ये अधिकार दिया गया। तो दो लोग ऐसे हैं जिनका नाम यहाँ पर फोटो भी दिया हुआ है, सीनियर सिटीजन, जिनको कि घर बैठे ही क्या किया गया, मोबाइल ऐप के थ्रू उनको अपना वोट डालने का अधिकार दिया गया, है ना, ये चीजें। तो याद रखिएगा म्युनिसिपल बाइपोल, है ना। और यहाँ पर बिहार में बिकम द फर्स्ट स्टेट। इसी न्यूज में आप देखोगे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि किसको ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी, है ना। अगर आप देखोगे तो साफ साफ बोल रहा है कि दिस फैसिलिटी वाज मेड अवेलेबल फॉर सीनियर सिटीजन्स, डिसेबल पर्सन्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन, है ना, हु मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू विजिट पोल बूथ। तो लिख लेना कि दिस फैसिलिटी इज, आगे फ्यूचर में भी कभी ये फैसिलिटी दिया जाएगा तो सबके लिए नहीं है। यानी कि हम घर बैठे जो है क्या कर लेंगे, वोट डाल देंगे। ये गिने चुने लोगों के लिए। तो किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स। देखो दिस फैसिलिटी इज गिवन टू, है ना, सीनियर सिटीजन, डिसेबल्ड पर्सन और थर्ड इज व्हाट, प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया इन्होंने क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। तो क्या बोला? डिसेबल मतलब जो चल फिर नहीं सकते, है ना। हाँ ये तो है ही। मैन्युपुलेशन के चांसेस हैं, इसलिए तो म्यूनिसिपैलिटी के क्या है, इलेक्शन में यूज किया गया और सिर्फ 2 या 3 लोगों को दिया गया। धीरे धीरे जो है ना, इसको और फुल प्रूफ बनाएंगे तो आगे चल करके हो सकता है ना। तो लिख लेना कि सीनियर सिटीजन है, डिसेबल पर्सन है और दूसरा मैंने क्या बताया, तीसरा प्रेग्नेंट वुमेन, जो बूथ तक नहीं जा सकते। ऑब्वियसली ये फैसिलिटी उनको दी जा रही है, ठीक है ना, ये चीजें। बाकी आपने जो कहा कि जो इलेक्शन में फ्रॉड होने के चांसेस तो बढ़ ही जाएंगे। कभी अगर ये इस बात पर एडिटोरियल तो आने वाला ही है कि क्या इलेक्शन में ऑनलाइन वोटिंग हो या नहीं हो। इसके फायदे भी हैं क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर जो डिसेबल पर्सन है या फिर क्या है जो सीनियर सिटीजन है या फिर हो सकता है कि जो स्टेट से बाहर रह रहे हो, अभी विधानसभा का चुनाव होगा, उनको क्या कर सकते हैं हम लोग, वोटिंग का राइट दे सकते हैं। तो ये तो इसका एडवांटेजेस है ना। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? मैनिपुलेशन, है ना। हो सकता है कि डेटा ब्रीच कर दिया जाए या फिर आप तो नहीं दे रहे हैं, आपके बिहाफ में आजकल तो देखते नहीं हो, नेता लोग घर से उठा के ले जाता है और वहां पे बोलता है कि जाओ वोट डाल के आओ। ये तो मोबाइल ऐप है, क्या पता कि नेताजी मोबाइल ऐप लेके बैठे हुए हैं किसी दूसरे व्यक्ति का और उसी का आधार कार्ड डाल करके क्या कर दे रहे हैं, है ना। तो मैनिपुलेशन का चांसेस यहाँ पर ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। और इसमें बोल भी रहा है ना। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जो ऐप यूज किया गया है वो ऐप जो है डेवलप किया गया है किसके द्वारा? सीडेक के द्वारा। सीडेक मतलब क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये चीज एक बार मेंशन कर लेना कि द ऐप वाज डेवलप्ड बाय, जिस ऐप का यूज किया गया, द ऐप वाज डेवलप्ड बाय सीडेक। सीडेक बोलते हैं उसको, है ना। द ऐप वाज
डेवलप बाय सीडेक। सीडेक का मतलब क्या हो गया? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक, DAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो कुछ चीजें हैं, है ना, जो कभी आपसे बीपीएससी में पूछी जा सकते हैं कि मोबाइल ऐप जो है, एप्लीकेशन किसने बनाया, है ना, किन लोगों को ये दिया गया। बिहार तो स्टेट हो ही गया है, बाकी जो आप लोग बोल रहे हैं टेम्परिंग कंसर्न, वो तो है ही। इसलिए लार्ज पैमाने पर इसको अभी यूज नहीं किया जा रहा है। देखा जाएगा कि हाँ क्या ये फुल प्रूफ है या नहीं, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने की बात होती है, और ये तो मोबाइल ऐप है। पता चला कि पूरा का पूरा डेटा ही इधर से उधर कर दिया गया, है ना। लेकिन टेम्परिंग का है, ऑलवेज कंसर्न अराउंड द रिस्क ऑफ टेम्परिंग, है ना, ई वोट्स। तो यहाँ पर है, लेकिन ठीक है, अभी बस शुरुआत की गई है इसकी। धीरे धीरे इसको फुल प्रूफ बनाया जाएगा, तब बड़े पैमाने पे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी जब यूज शुरू हुआ था तो म्यूनिसिपैलिटी से ही शुरू हुआ था, है कि नहीं। फिर धीरे धीरे उसको स्टेट के इलेक्शन में उतारा गया, और फिर पूरे देश में क्या है, हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। पहला छोटा सा, पहली बार एक छोटा सा न्यूज सर पढ़ाए हैं 6 महीना में तो बिहार बिकम द फर्स्ट टू वोट, है ना, ये चीज है। दूसरा एक और छोटा सा न्यूज है, देख लीजिएगा, है ना। ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, है ना, उनको क्या बना दिया गया? रॉ का चीफ। नाम याद रखिएगा, बीपीएससी का एग्जाम 2 महीने के बाद है, ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी खूब पूछता है, खूब पूछता है। तो नाम क्या है? पराग जैन। पराग जैन, हु हैड की रोल इन ऑपरेशन सिंदूर, अपॉइंटेड एज रॉ। रॉ का मतलब क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इंडिया का क्या है? एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। आईबी आपकी क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। वो देश के अंदर जो भी खुफिया जानकारी है उसको इकट्ठा करती है, इंटेलिजेंस। लेकिन अगर हम रॉ की बात करते हैं तो रॉ का मतलब क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, मतलब कि इसका काम है देश के बाहर, सीमा के बाहर, जैसे पाकिस्तान में इसके एजेंट बैठे हुए हैं, तो वहां से क्या करना? खुफिया जानकारी लेकर के आना। तो रॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, जो क्या करता है? बाहरी जो इंटेलिजेंस है उसको क्या करता है? इकट्ठा करने का काम। और रॉ का चीफ किसको बनाया गया? तो प्रयाग जैन को, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था 1989 के, इस न्यूज को देख लेना आप लोग, द हिंदू में कब का न्यूज है ये? 28 या 29 तारीख का ये न्यूज है, ठीक है ना। तो 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था किसमें? ऑपरेशन सिंदूर में। और इसी का इनको क्या मिला है? एक तरीके से फल। और इनको क्या बनाया गया है? रॉ का चीफ। इसमें और कुछ ज्यादा जो है ना, ज्यादा जो है इसमें जानने की जरूरत नहीं है ना, ये चीजें। तो ये एक छोटा सा न्यूज है जो कि आप लोग जरूर देखिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पराग जैन, ठीक है। तीसरा न्यूज हमारा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा बड़ा और इंपॉर्टेंट है ना। तीसरा न्यूज क्या है? चाइना एक्सपेंडिंग स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन इंडिया, इंडियन ओशियन रीजन, ए चैलेंज फॉर इंडिया, पार्लियामेंट कमिटी रिपोर्ट। तो पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमिटी होती है, सबको पता है ना। स्टैंडिंग कमिटी मतलब, पार्लियामेंट में बहुत सारी कमिटियां है ना, हर डिपार्टमेंट की आप देखोगे स्टैंडिंग कमिटी है। स्टैंडिंग कमिटी का काम होता है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए वो बनाया गया है उस पर गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उसको क्या करना? एनालिसिस करना। दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्टैंडिंग कमिटी। तो लगभग 24 के करीब हमारी क्या है? स्टैंडिंग कमिटियां हैं, एवरी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग। उसी में से एक स्टैंडिंग कमिटी है एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर, स्टैंडिंग कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स। उसका काम क्या है? कि जो भी इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ जो भी नीति है, जो भी क्या है, जो भी उसको झेलना पड़ रहा है बाहर में, है ना, उसको क्या करना? एनालिसिस करना, और सरकार का ध्यान उसके तरफ खींचना, है कि नहीं। तो उसने अपनी रिपोर्ट में सीधे सीधे, ये तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि इंडियन ओशियन रीजन में जिस तरीके से चाइना क्या कर रहा है, अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, वो इंडिया के लिए क्या है? चिंता का विषय है। और स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपने रिपोर्ट में सीधे सीधे इस बात को कहा है कि चाइना जिस तरीके से इंडियन ओशियन रीजन में क्या कर रहा है, अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, वो भारत के लिए काफी खतरनाक है। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जब यूपीएससी की बात करते हैं या फिर मेंस की बात करते हैं, तो हम पढ़ेंगे ना इंडिया और चाइना का रिलेशन, और वहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि चुनौतियां क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं। तो वहां पर हम बोल देते हैं कि ठीक है,
चाइना जो है इंडियन ओशियन रीजन में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, ये भारत के लिए चुनौती है, ऐसा लिख देते हैं। लेकिन अगर हम वहां पे कोट कर दें कि जो पार्लियामेंट्री कमिटी है ना, उसने भी इस बात को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, तो आपकी जो बात है वो ऑथेंटिक हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑथेंटिक। तो करेंट अफेयर्स में या फिर आंसर राइटिंग में ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कोट कर दिया कि दिस ईयर पार्लियामेंट्री कमिटी रिपोर्ट हैज सेड इट। तो इसका मतलब है कि जो काम कॉपी चेक करने वाला वो जान रहा है कि आपने इस कमेटी के रिपोर्ट को क्या किया है, पढ़ा है। अब इसने कहा क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि द ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर इन इंडियन ओशियन रीजन स्पेशली चाइना, है ना। एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर मतलब भारत ने कहा कि इंडियन ओशियन इज इंडियाज ओशियन, है ना, मतलब इंडियन ओशियन में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन? भारत। भारत को होना चाहिए। लेकिन भारत के अलावा आप देखोगे बाकी यूके, फ्रांस, चाइना, अमेरिका जैसे देश यहां पर क्या है, प्रेजेंट है। डियागो गार्सिया का मुद्दा, पूरा बड़ा सा एक अपना मिलिट्री बेस बना के बैठा हुआ है, कौन? यूके और यूएसए। डियागो गार्सिया है कि नहीं? और ये आप देखोगे कि फ्रांस के भी बहुत सारे जगहों पर क्या है, यहाँ पर मिलिट्री बेसेस हैं। चाइना ने जिबूती में क्या बना रखा है, अपना मिलिट्री बेस। तो कहने का मतलब है कि यहां पर कमेटी की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि जो एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर्स, यानी कि जो इस रीजन के नहीं है, उनका इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है कहां पर? इंडियन ओशियन रीजन में। और स्पेशली कौन? चाइना। स्पेशली चाइना गेनिंग अ फुट होल्ड इन द रीजन, वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक चैलेंज फॉर द इंडिया। मतलब अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भारत के लिए क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है, चाइना का ग्रोइंग प्रेजेंस इन व्हाट? इंडियन ओशियन रीजन। तो हिंदी में भी मैंने दे दिया है, जो हिंदी माध्यम के हैं वो इसको भी देख सकते हैं, दोनों कंटेंट साथ में है ना। तो विदेशी मामलों में संसद के स्थायी समिति का क्या कहना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में, है ना, इस क्षेत्र की बाहरी ताकत अपना क्या कर रही है, प्रभाव बढ़ा रही है, जो भारत के लिए क्या है, चिंता का विषय है। और किसने कहा है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, है ना। तो विदेशी मामलों में जो अस्थाई संसदीय समूह होता है उसने ये बात कही है, ठीक है ना, ये चीजें। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। अब इन्होंने इस बात की भी चर्चा की है कि आखिर, अच्छा, सब जानते हैं ना वर्ल्ड रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू चाइना क्या कर रहा है, ये है ना रोड लिंक, पूरा सेंट्रल एशिया होते हुए कहां जाएंगे? यूरोप। और ये और क्या है, दूसरा है आपका सी लिंक, जिसमें वो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। और यहां से होते हुए वो कहां जाएगा? यूरोप और पूरा का पूरा अफ्रीका, है कि नहीं। तो ये उसका क्या है, पूरा का पूरा प्लान, जिसको हम लोग बोलते हैं OBR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। अब ये सबसे खतरनाक है। हम लोगों ने इससे पहले करेंट अफेयर्स में ही पढ़ा था, क्या? सीपैक। सीपैक पढ़ा ना हम लोगों ने, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो सीधे सीधे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से निकल रहा है और कहां जा रहा है, आपका ग्वादर बंदरगाह तक। लेकिन भारत का कंसर्न क्या है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो हमारा है, और वहीं से निकाल रहा है क्या? सीपैक, चाइना, यानी कि इलीगल काम कर रहा है। इसके अलावा आप देखोगे कि बे ऑफ बंगाल में भारत को घेर रहा है, इधर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, इधर क्या है, श्रीलंका है। चारों जगहों पर आप देखोगे कि ये क्या कर रहा है, अपने पोर्ट्स का निर्माण कर रहा है। तो भारत को घेरने की क्या है उसकी नीति, स्ट्रिंग ऑफ पल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो भारत को ये क्या कर रहा है, इसी बहाने घेरने का प्रयास कर रहा है। तो यहां पर उसी बात को लेकर के जो स्टैंडिंग कमिटी है उसने कहा है कि एक तो वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव, ये काफी खतरनाक है भारत के लिए, क्योंकि भारत को भी घेरेगा। प्लस अगर ये हो जाता है तो कई सारे देश चाइना के क्या आ जाएंगे, इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। जो इंडियन ओशियन रीजन में भारत के मित्र हैं वो क्या हो जाएंगे, कल को चाइना के मित्र हो जाएंगे, है कि नहीं। और भारत का हित को इसको क्या पहुंचेगा, नुकसान ही पहुंचेगा ना। श्रीलंका में हम्बन तोता पोर्ट है ना। हम्बन तोता श्रीलंका में बनाया किसने? चीन ने। अच्छा, बना दिया और श्रीलंका पैसा नहीं दे पाया तो बोला कि 100 साल के लिए हमको क्या कर दो, लीज पर दे दो। अच्छा, और वो डुअल यूज कर रहा है। डुअल यूज का मतलब क्या है, नागरिक चीजों के लिए भी यूज कर सकता है और जरूरत पड़ा तो मिलिट्री के लिए भी क्या कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। तो आप जा देखो कि हम्बन तोता पोर्ट के पास अगर चाइना का कोई नाव
जहाज आके खड़ा है जो कि 200-300 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकता है, रडार उसमें शक्तिशाली लगे हुए हैं। तो आपके विशाखापट्टनम पोर्ट पे आप क्या कर रहे हो सब पता चलेगा किसको? चाइना को पता चलता रहेगा। तो ये भारत के लिए ऑलरेडी क्या है, कंसर्न का विषय है। तो एक तो आप लोग ध्यान रखना, वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव का यहाँ पे नाम लिया गया, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है इसमें कि द रिपोर्ट फर्दर रीड दैट चाइना हैज बीन अंडरटेकिंग सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फोकसिंग ऑन पोर्ट, एयरपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर फॉर डुअल यूज पर्पस, है कि नहीं, फॉर डुअल यूज पर्पस। तो कहने का मतलब क्या है कि चीन दोहरे उपयोग का मतलब क्या होता है, वही जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि मिलिट्री पर्पस से भी यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ेगा तो, और बाकी दिनों में क्या करेंगे, सिविलियन पर्पस से। तो पाकिस्तान में क्या है, ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में क्या है, हम्बन तोता। अब वो कहता है कि हम तो यहाँ पर बिजनेस करते हैं, हमारे जो नाव है, कार्गो शिप है, वो आते जाते हैं, लेकिन बीच बीच में देखते होंगे चाइना ने क्या भेज दिया, ट्रैकिंग नाव भेज दिया। ट्रैकिंग मतलब क्या है, इतना बड़ा पोर्ट है कि जो 200-300 किलोमीटर का जितना भी डेटा है उसको क्या करेगा, ले सकता है, ओशियोनोग्राफिक डेटा जो है आपका ले सकता है। चाइना की नजर किस पर है, इंडियन ओशियन रीजन के जो मिनरल्स हैं उस पर है। तो वो आकर के क्या करता है, सर्च वर्च करता रहता है कि कहां पर कितना मिनरल्स है, कहां पर क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका इस रिपोर्ट में, अच्छा यही चीज हम लोग पढ़ते भी हैं, और रिपोर्ट में साफ साफ कह रहा है कि चाइना वाले क्या कर रहे हैं, इस देश में जो भी छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं, छोटे छोटे देश हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं, संबंध बढ़ा रहे हैं। और संबंध बढ़ा करके वो क्या कर रहे हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। जैसे मॉरिशस है, जिबूती है, बहुत सारे ऐसे आइलैंड देश हैं जिनको कुछ पैसा दे दिया और वहां पर क्या बना दिया, है ना, पोर्ट्स बना दिया, एयरपोर्ट्स बना दिया, या फिर लॉजिस्टिक। जैसे अभी आप मालदीव को पकड़े हुए हैं चाइना वाला, कि मालदीव को क्या कर देंगे, पोर्ट बना देंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे जो द्वीप है उसको इंटरलिंक कर देंगे। अब इसके बदले में वो क्या करेगा, जो भी वहां पर प्रोजेक्ट डेवलप करेगा उसका पूरा जो संचालन है वो किसके हाथों में ले लेगा, चाइना अपने हाथों में, है कि नहीं। तो यही बात यहां पर कही गई है कि वो ड्यूअल यूज पर्पस के कारण क्या कर रहा है, चीजों का निर्माण कर रहा है। तो मिलिट्री पर्पस से भी यूज करेगा और सिविलियन पर्पस पे भी, है ना, ये चीजें। खैर, तो इस रिपोर्ट में जो कही गई बातें इसको आप लोग लिख लीजिएगा, पीपीटी आपके पास है, इसको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी इंडिया और चाइना के बीच में कैसा रिलेशन है उस पर क्वेश्चन आता है, और जब आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा ये चीज, है ना। तो यहाँ पर कमिटी साफ साफ कह रही है कि अंडरटेकिंग सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फोकसिंग ऑन पोर्ट, एयरपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर फॉर ड्यूअल यूज पर्पस, है ना। यानी कि वो क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, सर्वे वेसल्स भेज रहा है। चाइना के पास पूरा का पूरा इंडियन ओशियन में कहां पर कौन सी मिनरल है उसका पूरा डेटा है उसके पास, क्योंकि श्रीलंका में भेजता था वो पहले ट्रैकिंग डिवाइस, अब मालदीव के पास से गुजार रहा है। तो जितना भी उसको मैपिंग करना है इंडियन ओशियन का, जितना भी उसको अंदर की चीजें लेनी है, वो सब वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे डेटा इकट्ठा कर रहा है। वही वो यहाँ पे बोल रहा है कि दे आर डिप्लॉइंग रिसर्च एंड सर्वे वेसल्स इन द रीजन, ऑगुमेंट मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड कलेक्ट सेंसिटिव ओशियोग्राफिक एंड मेरीन डेटा। तो सारा का सारा चाइना क्या कर रहा है, जो भी मेरीन डेटा है, मतलब जो समुद्र के जो भी समुद्री क्षेत्र के बारे में क्या है, जो संवेदनशील जो डेटा है, वो सब कौन कलेक्ट कर रहा है, चाइना कलेक्ट कर रहा है। और ऑब्वियसली नुकसान किसका है, भारत का ही है, ठीक है ना। ये चीजें, कल को तेल मिल गया कहीं पर तो आ जाएगा, उस देश के साथ गठबंधन करके क्या कर रहा है, वहां से तेल निकाल रहा है। कहीं पर कोई रेयर अर्थ एलिमेंट मिल गया तो वहां पर क्या कर रहा है, जाके उसको निकालेगा, है ना। तो ये कहना है कि इसका स्टैंडिंग कमेटी का, कोई डाउट इसमें, स्टैंडिंग कमेटी ऐसे मालदीव है, तो मालदीव इसको बंद कर दे क्या, गर्मी लग रहा है, बंद कर दे, गर्मी लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग का साउंड को ये कर रहा है। तो मैंने क्या कहा कि मान लो मालदीव के आसपास के पूरे डेटा किसके पास है, चाइना के पास है, और मालदीव के आसपास कोई रेयर अर्थ एलिमेंट का कोई खदान उसको मिल गया, तो निकालेगा ना वो उसको, मालदीव के साथ तुरंत बातचीत करेगा, कुछ करोड़ रुपया उसको देगा, और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उसके हाथ में। तो भारत को इससे नुकसान है, क्योंकि इंडियन ओशियन में तो भारत का प्रभाव ज्यादा होना चाहिए था, भारत ये सब काम करता,
लेकिन चाइना जैसे देश क्या कर रहे हैं यहाँ पर अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टैंडिंग कमेटी का साफ साफ चाइना को लेकर के यहाँ पर ये बात कहना, और ये हम लोग पहले से जानते हैं, कई बार हम लोगों ने भारत और चाइना के बीच में बातचीत की है, लेकिन एक ठोस रिपोर्ट जो इंडिया के स्टैंडिंग कमेटी की है, वो ये सब बातें क्या कर रहा है, दोबारा दोहरा रहे। तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि चाइना क्या कर रहा है इंडियन ओशियन रीजन में। तो ये बात उन्होंने कही है, ठीक है, कोई लिख रहा है तो हो गया। अब इन्होंने और क्या कहा है, क्या कहा है कि रिपोर्ट से दैट चाइना हैज एक्सपेंडेड द नेवल पावर इन द रीजन बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वेसल्स एंड ड्यूरेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट। साफ साफ ये रिपोर्ट कह रहा है, भारत को चेतावनी एक तरीके से है कि नहीं, कि अगर आप देखोगे तो इंडियन ओशियन रीजन में चाइना क्या कर रहा है, अपने नेवल पावर को बढ़ा रहा है। नेवल पावर कैसे बढ़ा रहा है, बाय डिप्लॉइंग क्या, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वेसल्स एंड ड्यूरेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट, यानी कि ज्यादा चाइनीज वेसल्स अब इंडियन ओशियन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसमें मिलिट्री भी हैं, सिविलियन भी हैं, रिसर्च वाले भी हैं, और ड्यूरेशन भी बहुत लंबे समय तक वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेरा डाल करके बैठ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो नेवल प्रेजेंस है चाइना का वो बढ़ रहा है, कहां पर, इंडियन ओशियन रीजन में। साफ साफ ये कमेटी की रिपोर्ट कह रही है, ठीक है ना। उन्होंने नाम लिया है कि नेवल पावर बढ़ाने का मतलब क्या है, कि जितने भी छोटे छोटे देश हैं, आप देखोगे इस फिगर में, जितने भी छोटे छोटे देश हैं, है ना, वहां पर चाइना क्या कर रहा है, अपने पोर्ट बनाने का काम कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल ये है जिबूती, है ना, जिबूती एक छोटा सा क्या है, कंट्री है। अच्छा है कहां पर, यही हम लोग पढ़े थे ना। अच्छा, ये आप देखोगे कि गल्फ ऑफ अडान है ना, और ये क्या है आपका, रेड सी है, और यहीं से होकर के आप देखोगे जाते हैं स्वेज नगर, स्वेज नहर, और वहीं पर कौन है, एक छोटा सा देश जिबूती। अब ये ऐसे जगह पर है कि जो देश यहां पर बैठेगा वो आसानी से क्या कर सकता है, इसको ब्लॉक कर सकता है। तो अगर एक बार इसको ब्लॉक कर दिए तो ये है आपका यूरोप। यूरोप और एशिया के बीच में अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से क्या है, व्यापार खत्म, व्यापार खत्म। यहां से भी देख सकते हो, ये रहा, है ना, ये रहा आपका, यहां ये रहा जिबूती, और ये रहा आपका क्या, स्टेट ऑफ हॉर्मोज, है ना, और यहां पर जिबूती है। तो यहीं से ना जाता, अगर किसी को कहां जाना है, यूरोप जाना है अपना नाव लेकर के, तो कैसे जाएगा, यही रेड सी से होते हुए आगे में क्या है आपका, स्वेज नहर है, और स्वेज नहर को पार करते ही आपका आ जाता है यूरोप। तो सबसे छोटा रास्ता ये दे रहा है ना, नहीं तो पहले क्या था, यूरोप केप ऑफ होप, मतलब पूरा अफ्रीका घूम करके कहाँ आते थे, हिंद महासागर आते थे, पूरा का पूरा अफ्रीका। जब ये स्वेज नगर नहर नहीं था तो क्या करना पड़ता था, वो अमेरिका से कोई जहाज चलेगा तो वो गुड, केप ऑफ गुड होप बोलते हैं उसको, यानी कि अगर, हाँ, यानी कि आप देखोगे अफ्रीका के नीचे वहां से घूम करके वो कहाँ आता था, एशिया। तो कई सारे दिन लग जाते थे, लेकिन जब से स्वेज नहर बना है तब से यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार करना क्या हो गया, ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि जहां स्वेज नहर पार करोगे आ जाएगा रेड सी, और रेड सी से निकला यहां पर, तुम कहां आ गए, अरब सागर में, है ना, हिंद महासागर बगल में। तो कहने का मतलब क्या है, सॉरी, हिंद महासागर में, ठीक है ना, ये चीजें। तो यहां पर कनेक्टिविटी का है, और इसीलिए आप देखोगे जिबूती एक ऐसा देश है जहां पर अमेरिका ने भी अपना बेस बना रखा है, जहां पर फ्रांस ने भी अपना बेस बना रखा है, और जहां पर चीन ने भी क्या कर रखा है, अपना बेस। तो जिबूती को कुछ मतलब नहीं है, वो अपना स्ट्रेटेजिक लोकेशन से कमा रहा है। कोई देश आया बोलेगा उसको इतना लाख करोड़ रुपया दो, तुमको भी दे देंगे, एक जमीन दे देंगे वहां पर बैठने थी बनाने के लिए। तो चाइना ने 2017 में जिबूती में क्या बना लिया, अपना एक नेवल नेवल बेस। बेस बनाने का मतलब है कि अब चाइना यहां पर बैठा हुआ है, अमेरिका ही बैठा हुआ है, और ये जिबूती है, यहीं पर यमन है, यमन, यहां पर कौन है, हौतीज, और हौतीज हैं, हुतीज, जो कि क्या करते हैं, वो इसराइल का ये ईरान का सपोर्ट, हमास का सपोर्ट करते हैं, और यही हुतीज हैं जो यूरोपियन वेसल्स पे क्या करते हैं, हमला। कल को ये यमन के हुतीज और चाइना मिल जाए तो क्या कर देगा, पूरा का पूरा इसको ब्लॉक कर देगा, तो हमारा व्यापार भी तो ठप पड़ जाएगा ना, ये चीजें। अच्छा, हम हैं यहाँ पर सबसे बड़े देश, लेकिन ये खेल कौन खेल रहा है, चीन जैसा देश, है कि नहीं, चाइना खेल रहा है ये खेल। तो वही यहां पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन जो है वो क्या कर रहा है, जो
इंडियन ओशियन है उसमें अपने नेवल पावर को क्या कर रहा है, बहुत ही तेजी से बढ़ा रहा है, जो भारत के हितों के क्या है, खिलाफ है, भारत के हितों के खिलाफ है। और साफ साफ यहां पर एग्जाम्पल दिया गया कि जब से उन्होंने क्या किया है, मिलिट्री बेस बनाया है कहां पर, जिबूती में 2017 में, तब से उसका नेवल पावर को धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है ना, ये चीजें तो अपने रिपोर्ट में साफ साफ उन्होंने ये कहा है। ठीक है ना, ये चीजें ठीक है ना। इसके अलावा वो क्या कर रहे हैं कि जो भी छोटे छोटे द्वीप देश हैं, गरीब गरीब देश हैं, उनको कुछ पैसा दिया, उनको शामिल कर लिया किसमें, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में, बोला तुम्हारे पूरा द्वीप को चमका देंगे, है कि नहीं, लोन भी हम ही देंगे, और जब लोन नहीं चुका पाओगे तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कौन ले लेंगे, हम ले लेंगे। तो यही तो वो कर रहा है। इसमें आगे चल करके बात की गई है कि भारत को क्या करना चाहिए, चाइना का जो स्ट्रेटजी है उसको समझाना चाहिए छोटे छोटे देशों को। जैसे श्रीलंका को उसने क्या दिया, पोर्ट बनाने के लिए खूब पैसा दिया, पोर्ट बनाया, एयरपोर्ट बनाया, है कि नहीं। बाद में जब श्रीलंका की सरकार पैसा नहीं दे पाई तो बोला कि 100 साल के लिए क्या दे दो हमको, लीज पर। यही अब तो श्रीलंका फिर भी थोड़ा ठीक ठाक देश है, बड़ा देश है। ये मालदीव जैसे देश या फिर इंडियन ओशियन रीजन में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं, उनके पास पैसे का कोई स्रोत नहीं है, उनको बोल रहा है कि तुम्हारे जगह पे आके क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, है ना। अब उनके पास पैसा तो है नहीं, आगे कैसे चुकाएंगे, चाइना को पता है, इसको बोलते हैं ऋण जाल की नीति, डेप्ट ट्रैप, डेप्ट ट्रैप, है कि नहीं। तो ऋण दे करके क्या कर लेना, अपने आप में फंसा लेना। तो यहां पर आप देखोगे कि बहुत सारे जो चोक पॉइंट हैं वहां पर चाइना अपनी क्या कर रहा है, प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। चोक पॉइंट का मतलब क्या, जिसको आसानी से बंद किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया, ये आपका चोक पॉइंट है ना जिबूती के पास, तुरंत यहाँ पे चोक करेंगे, रेड सी और गल्फ ऑफ अडन के बीच में क्या है, पूरा रास्ता बंद। उसी तरीके से यहां पर भी है ना, ये कौन सा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान ने बोला चोक कर देंगे, पूरा का पूरा तेल का व्यापार ठप हो जाएगा, है ना। तो यहां पर भी आप देखोगे चीन जो ओमान उमान है उसके साथ मिलकर के काफी काम कर रहा है। तो जितने भी चोक पॉइंट है, मतलब जिसको आसानी से बंद किया जा सकता है, वहां पर चीन अपनी प्रेजेंस को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। यहीं पर है ना चाइना का ग्वादर पोर्ट, सीधे सीधे आपका जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास ही चाइना ने क्या बना रखा है, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रखा है। तभी तो भारत ने चाबहार पोर्ट बनाया यहाँ पर ईरान में, ताकि ये जो बंद करने का पूरा चाल है इन लोगों का, उसको क्या किया जा सके, रोका जा सके। खैर, तो ये सिर्फ सीधे सीधे रिपोर्ट में कही गई है कि जो भी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है वहां पर चाइना जो है अपने नेवल प्रेजेंस को क्या कर रहा है, बढ़ाता जा रहा है। ये रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये रिपोर्ट आप लोग अपने पास रखना, ठीक है ना, है ना। चाइना क्या कर रहा है, चाइना इज डेवलपिंग पोर्ट्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन द लिटरल कंट्री ऑफ द आईओआर। मतलब क्या होता है, इंडियन ओशियन से सटे हुए जितने भी देश हैं, जितने भी देश हैं, है ना, सब में वो क्या कर रहा है, किसी को पोर्ट बना दे रहा है, किसी को लॉजिस्टिक, मतलब अपना प्रभाव वो पूरी तरीके से बढ़ाने का प्रयास कर रहा है ना, ये चीजें। तो लिटरल का मतलब होता है आसपास के। तो इंडियन ओशियन से जिसका भी सीमा लग रहा है, जिस देश का, पूरा अफ्रीका का सीमा लगता है ना। तो पूरे जो अफ्रीका के देश जिसकी सीमा किससे लग रही है, इंडियन ओशियन से, सबसे साथ जाकर के दोस्ती किए हुए कौन, चाइना। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि उसका पूरा मंशा क्या है, इंडियन ओशियन रीजन में अपने प्रभाव को क्या करना, बढ़ाना। तो ये सारी बातें जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अब ऑथेंटिसिटी के साथ कौन कह रहा है, हमारा खुद का जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका रिपोर्ट, ठीक है ना, ये चीजें, है ना, ये चीजें। अब यहां पर ये भी ठीक है ना, तो इसका लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन तो पड़ेगा ही, है ना, ये चीजें। अब इसको थोड़ा सा देख लेना, पढ़ लेना। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि इसको कैसे दूर किया जाए। इतनी सारे चैलेंज तो हमने पढ़ लिए हैं कि चाइना क्या कर रहा है ना। अब इसी कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आखिर कैसे भारत बच सकता है। तो कैसे भारत बचेगा, बताओ, भारत कैसे बचेगा। हमें भी क्या करना होगा, अपना मिलिट्री प्रेजेंस को इंडियन ओशियन रीजन में बढ़ाना होगा। तो भारत भी आप देख रहे हो क्या कर रहा है, जितने भी हमारे मॉरिशस जैसे देश हैं, मालदीव जैसे देश हैं, या फिर अन्य देश हैं इंडियन ओशियन रीजन में, वहां पर भारत क्या कर रहा है, रडार सिस्टम लगा रहा है, काफी सारा उनके साथ हम मिल करके क्या करते हैं, नेवल एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि हम चाइना को क्या कर सके, रोक सकें। जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका को हमने उधार दिया, तो उधार जब दिया तो बोल दिया
कि सबसे पहले तुम ये वादा करो कि चाइना का कोई भी रिसर्च वेसल हम्बनतोता पोर्ट पे नहीं आएगा। इससे पहले वो रिसर्च वेसल आता था जिसके, जो आप देखोगे ना, नाव के ऊपर जो है बहुत बड़े बड़े एंटीने लगे होते थे। वो इसलिए आता था ताकि भारत का जो विशाखापट्टनम में जो नेवल बेस है उसका क्या है, पूरी जानकारी वो ले सके। तो भारत ने बोला कि तुमको उधार देंगे, है ना, लेकिन क्या देंगे, पहले वादा करना होगा कि क्या, कि चाइना का जो रिसर्च वेसल है, ट्रैकिंग वेसल्स वो हैं, वो आपके हम्बनतोता पोर्ट पर नहीं आएंगे। तो फिर श्रीलंका ने मना किया। अब श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट पर चाइना का कोई भी ट्रैकिंग जो नाव है, वेसल्स है, वो नहीं आता। अब वो कहां जाता है, जैसे चाइना ने मना किया तो कहां उसने भेजा, सेम वेसल को कहां भेजा, मालदीव। क्योंकि मालदीव से अपना अच्छा भी दोस्ती चल रहा है कि नहीं। वहां पर जो मोइजू है वो चाइना के दोस्त हैं। तो श्रीलंका ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, भारत का कंसर्न है कि तुम्हारे रिसर्च वेसल्स या फिर ट्रैकिंग वेसल्स जो है हम्बनतोता पोर्ट में नहीं आएंगे, मेरा दोस्त है इसलिए हम नहीं आने देंगे। तो उसने नया रास्ता खोज लिया, और कहा वो जा रहा है अब, मालदीव। तो मालदीव में वही सेम वेसल जो हम्बनतोता पोर्ट पे आता था, वो कहाँ गया, मालदीव में गया। और मालदीव में रह करके उसने क्या किया, पूरा ट्रैकिंग किया, है ना, मैपिंग वैपिंग किया, किसका, इंडियन ओशियन का, है ना, ये चीजें। तो यहां पर भारत को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अपना जो भी दोस्ती वोस्ती है जिस देशों से, हमें उसको मजबूत करना पड़ेगा, है ना। जो उनकी सुरक्षा जरूरतें हैं वो हमें प्रोवाइड करना होगा। उनको जो भी लोन वेन की जरूरत पड़ती है वो हमें करना होगा। अगर हम जाकर के वहां पर क्या बनाएंगे, पोर्ट, तो चाइना थोड़ी आएगा, है कि नहीं। अगर हम जाकर के कहीं पर पोर्ट बनाएंगे तो चाइना क्यों आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हम नहीं जा रहे हैं। तो भारत ने भी वही नीति अपनाई है, उसको बोलते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड। चाइना का नीति को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और भारत की नीति को बोलते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड। तो भारत भी उसी तरीके से है, चाइना की नीति को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और भारत जो काउंटर करने के लिए नीति बनाया उसको क्या बोलते हैं, नेकलेस ऑफ डायमंड, है कि नहीं। नेकलेस का मतलब क्या होता है, हार, तो डायमंड का हार, मोतियों का माला चाइना वाला, और हीरो का हार किसका, भारत का, है कि नहीं। अरे तो भुला नहीं गए, चाइना का जो स्ट्रेटजी है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। और जो भारत की नीति है उसको काउंटर करने से क्या बोलते हैं, नेकलेस ऑफ डायमंड, मतलब हीरो का हार, है ना, हीरो का हार, ठीक है ना। तो तो हीरो का हार मतलब क्या है, भारत भी वहीं वहीं जाके क्या कर रहा है, अपने पोर्ट वगैरह बना रहा है जहां पर चाइना, तो उन्होंने इंडोनेशिया में जाके क्या बना दिया, भारत ने अपना एक पोर्ट, बोला कि तुम हमको स्टेट ऑफ हॉर्मुज में रोकोगे, हम तुमको अंडमान निकोबार के पास ही रोक देंगे, है कि नहीं। ये चीजें भारत जो है क्या कर रहा है, इस ये जो ना, ये देखो, ये यहीं पर भारत का क्या, एक पोर्ट बना रहा है, डेवलप कर रहा है भारत। यहाँ पर भारत का क्या, पोर्ट ब्लेयर में पोर्ट तो है ही, है कि नहीं। और ये आपका क्या होगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का से चाइना का जितना भी जहाज आता है, व्यापारिक जहाज, वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही आता है। अगर यहां पर हम बैठ गए अपना एक नेवी का जहाज लेकर के, तो इसका मतलब आपने चुक कर दिया किसको, स्ट्रेट ऑफ मलक्का को। पूरा चाइना घुटनों पर आ जाएगा उसी दिन। इसलिए चाइना क्या कर रहा है, सीपेक बना रहा है, भाई वो तू डाल डाल में पात पात। तो ये सीपेक बना रहा है क्यों, क्योंकि भारत कभी भी मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है कभी भी। ये हुआ तो इंडियन नेवी तो है ही इतनी खतरनाक। तो ये बोल रहा है कि सीपेक बना देते हैं, ये ब्लॉक हो जाएगा तो यहां से आसानी से क्या करेंगे, अपना माल लेकर के आ जाएंगे कहां पर, ग्वादर पोर्ट तक। तो ये सब कुछ दांव पे चल रहा है, कौन, भारत और चीन के बीच में। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि एक तो तरीका क्या है कि चाइना जिस तरीके से अपना नेवल पावर बढ़ा रहा है, उसी तरीके से भारत को भी क्या करना चाहिए, अपना नेवल पावर बढ़ाना चाहिए। ऑलरेडी भारत ये काम कर रहा है। दूसरा, चाइना को एक्सपोज करना। एक्सपोज कैसे, जैसे मैंने कहा कि उसकी जो डेप्थ ट्रैप की नीति है, डेप्थ ट्रैप, ऋण जाल की नीति, तो पहले वो छोटे छोटे द्वीप देशों को क्या देगा, पैसा देगा, और फिर जब वो नहीं दे पाएंगे तो पूरा जो उसने डेवलप किया है उसी को क्या कर लेगा अपने हाथों में। तो फायदा चाइना का ही है ना, चाइना का ही पैसा, चाइना का कंपनी, चाइना के लोग वहां पे जाके काम कर रहे हैं, और बाद में वो प्रोजेक्ट भी किसके पास, चाइना के पास। तो उस कंपनी को, उस देश को क्या मिला, कुछ नहीं। वो देश अब चाइना का क्या बन चुका है, पूरी तरीके से गुलाम बन चुका है, ठीक है ना।
तो ये बात जो है भारत को क्या करनी चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए चाइना को। जितने भी छोटे छोटे द्वीप देश हैं, जाओ और उनको ये बताओ, अफ्रीका के देशों को बताओ कि किस तरीके से चीन जो है क्या कर रहा है, डेप्थ ट्रैप कर रहा है उन देशों को, है ना। इसलिए आप देखोगे वन रोड वन बेल्ट अब पहले की तरह उतना चर्चा में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देश उससे बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वही चाइना की जो डेप्थ ट्रैप की नीति है उसके कारण। तो ये हमारा स्टैंडिंग कमेटी साफ साफ उन्होंने चाइना क्या कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए इसको लेकर के अपनी एक रिपोर्ट दी है। द हिंदू में पूरा रिपोर्ट है ना। ये अगर आप सर्च करोगे ये पूरा का पूरा हेडलाइन, तो वो पूरा का पूरा रिपोर्ट आ जाएगा, है ना। और इसको क्या करना, अपने पास रखना इसको, क्योंकि ये काम का है। ऐसे मैंने कंटेंट दे दिया, जितना इसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट था सब डाल दिया है, ठीक है ना, ये चीजें, ठीक है। तो कभी कभी हम पेपर जब पढ़ते हैं तो हमें छांटने आना चाहिए कि आखिर किस न्यूज को हम क्या करें, फोकस करें। ये न्यूज रोज आप लोग पेपर पढ़ते हैं ना, रोज नहीं पढ़ सर, हम महीना में एक बार पढ़ते हैं क्या? तो रोज एक बार पेपर देख लिया करो। अगर एवरीडे अगर द हिंदू वगैरह उठा के देख लोगे ना, 5-6 न्यूज तुमको मिल जाएंगे ऐसे जो पहली नजर में तुमको पता चल जाए कि इससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है ना। करेंट अफेयर्स टफ इसलिए होता जा रहा है क्योंकि हम लोग खुद से नहीं पढ़ रहे हैं। हमको लग रहा है कि कोई पढ़ा दे, है ना, कोई पढ़ा दे। तो कोई जब पढ़ाएगा तो लिमिटेड पढ़ाएगा। हो सकता है कि हम 5 से 6 टॉपिक आज डिस्कस करें, लेकिन 5 से 6 टॉपिक ही तो इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे टॉपिक ऐसा है, मुझे लग रहा था कि इस टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं डाल नहीं पाया क्योंकि 2.5 घंटा में उतना पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन डेली बेसिस पे 4-5 टॉपिक आपको देखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, है ना, ये चीजें है? हाँ, यूट्यूब पे आता रहता है, इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है। हाँ, इसी सब के कारण, है ना। अभी नहीं डाल पा रहे इसका, अब कल से फिर टाइम मिलेगा तो कल से फिर डालेंगे, है ना, ये चीजें, ये है। खैर, तो ये वाला न्यूज भी आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें? क्योंकि चाइना से क्वेश्चन कभी भी आपके सामने, ठीक है ना, ये चीजें। एक और आईआर का न्यूज क्या है कि इंडिया इंपोजेस लैंड एंड सी पोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन जूट फ्रॉम बांग्लादेश। ये बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जूट का जो इंपोर्ट होता था बांग्लादेश से, उस पर क्या कर दिया है, भारत ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है ना। तो इंडिया इंपोजेस लैंड एंड सी पोर्ट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन, अच्छा, ये बांग्लादेश वाले बहुत तेज हैं। ये नेपाल को, बाकी देशों को क्या करते हैं, हमारे ही जमीन से होते हुए जाकर के क्या करते हैं, जूट की सप्लाई करते हैं। और होता क्या था कि बांग्लादेश की सरकार जूट बनाने वाली कंपनियों को, जूट जूट से क्या बनता है, बहुत सारे सामान बनते हैं, बैग्स बैग्स वगैरह, या फिर बोरा वगैरह जो है, बहुत सारी चीजें बनती जूट से। हाँ, रस तो, और भी तो छोटा मोटा चीज हम लोग जान रहे हैं, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं किसके, जूट के। अब क्या है कि डंपिंग करते थे इंडिया में, क्योंकि वहां की सरकार क्या करती है, जूट इंडस्ट्री को काफी सब्सिडी देती है। आपको पता ही है, वेस्ट बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और उधर बांग्लादेश, रंगपुर का जो एरिया है पूरा, आप देखोगे वहां पे जूट का उत्पादन काफी ज्यादा होता है। और जूट इंडस्ट्री को बांग्लादेश की सरकार क्या देती है, काफी सब्सिडी। मतलब उसके द्वारा बनाया गया जूट का बैग और भारत की कंपनियों के द्वारा बनाया गया जूट का बैग अगर देखोगे तो सस्ता कौन होगा, बांग्लादेश वाला। तो डंपिंग करते थे इंडिया में, भारत की इंडस्ट्री खत्म हो रही थी, है कि नहीं। और यहीं से फिर नेपाल उपाल भी पूरा का पूरा वो बेचते थे जाकर के सामान। अब अभी तो हम, चलो पहले दोस्ती था, शेख हसीना की सरकार थी, तो गिव एंड टेक, तुमने हमारे आतंकवादी कैंपों को हटाया तो चलो हम तुमको जूट कर इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन अब क्या है, रिलेशनशिप तो हो गया है पूरा खराब। तो भारत एक एक करके क्या कर रहा है, उनको औकात पे ला रहा है ना। तो ये बोलते हैं कि बांग्लादेश पूरा नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देगा। तो जिस दिन इन्होंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा बैन करना शुरू कर दिया, है ना, किसको, व्यापार को। और अभी न्यूज क्या आया कि इंडिया इंपोजेस लैंड एंड सी पोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन जूट फ्रॉम बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश से जो भी, है ना, जूट और उसके एलाइड प्रोडक्ट्स भारत में आते थे, उनको किसी भी लैंड पोर्ट से या फिर किसी भी सी पोर्ट से भारत में आने की अनुमति नहीं दी गई। यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया भारत ने किस पर, जूट के इंपोर्ट पर, है कि नहीं। बस एक ही है
नवा सेवा जो हमारा क्या है, पोर्ट है, जो मुंबई पोर्ट इसको हम लोग बोलते हैं, वहां से ये ले जा सकते हैं लेकर के। अब बताओ कि बांग्लादेश कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, और मुंबई का जो पोर्ट है वो कहाँ, अरेबियन सी में। बोल रहा है कि एक जगह से तुम लेके जा सकते हो क्या, तो कहां से, वही नवा सेवा जो है पोर्ट है वहां से। ऐसे ही बांग्लादेश लेके नहीं जाएगा, बोलेगा ले जाते लाते जो बोरा का कीमत है वो ले जाने में ही क्या हो जाएगा, 1,000 रुपया हो जाएगा। तो 1,000 का बोरा कौन खरीदेगा भाई, है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये है कि इंडिया इंपोजेस रिस्ट्रिक्शन विथ इमीडिएट इफेक्ट ऑन द इंपोर्ट ऑफ जूट एंड अलाइड फाइबर प्रोडक्ट फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है ना। तो जो इंक्रीजिंग टेंशन है दोनों देशों के बीच में, उसका असर व्यापार पर भी दिख रहा है। और भारत ने अब किसी भी लैंड और सी पोर्ट से क्या कर दिया, जूट के इंपोर्ट को बैन कर दिया है। और अपना ही नहीं बोल रहा है कि तुम मेरे रास्ते तुम लेके नहीं जा सकते हो, कहाँ, नेपाल उपाल भी पूरा बैन ही कर देंगे तुमको, है ना। अब लेके जाओ जहां से जाना है, ठीक है ना, ये चीजें। तो क्या है कि जो डीजीएफटी है, डीजीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उन्होंने अपना सीधे सीधे ये बोला कि जितने भी हमारे लैंड पोर्ट हैं और जो सी पोर्ट है वहां से अब बांग्लादेश से कोई भी जूट नहीं आएगा। बस एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है, नवा सेवा सी पोर्ट इन महाराष्ट्र, है ना। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं मुंबई, पहले इसको बोलते थे जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो ये सब थोड़ा सा छोटा छोटा न्यूज है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये वही बोला मैं कि अगर बांग्लादेश को भारत में जूट बेचना है तो वो कहाँ घूम करके जाएगा, अरेबियन सी वगैरह, कीमत काफी बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली ये फिजिबल नहीं है उसके लिए। लेकिन जानबूझ करके हमने बोला कि तुम सब कुछ नहीं बंद किए, एक पोर्ट तुम्हारे लिए छोड़ दिए, उस पोर्ट से आओ, नेपाल को भी भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश ऑलरेडी उसमें तो जाएगा नहीं, है ना, ये चीजें, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमारा बांग्लादेश क्या करता है, जूट को जो है नेपाल और भूटान भेजता, और फिर वहां से कहां भेज देता, भारत। हो सकता है ना, री एक्सपोर्ट समझते हैं ना, जैसे भारत के बहुत सारे सामान पाकिस्तान में डायरेक्टली नहीं जाते लेकिन इनडायरेक्टली जाते हैं। कैसे, तो भारत का कंपनी दुबई लेके जाएगा उस सामान को, और दुबई से कहां आएगा, पाकिस्तान। तो उसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट। पहले एक्सपोर्ट किए कहां, किसी दूसरे देश को, और वहां से वो देश एक्सपोर्ट कर रहा है कहां पर, पाकिस्तान को। उसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट करना। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप है वो व्यापारिक जो है वो काफी खराब है। तो बहुत सारे सामानों पर भारत से उसने क्या लगा रखा है, रिस्ट्रिक्शन। तो भारत के जो व्यापारी है वो क्या करते हैं, दूसरे रास्ते से वहां पर सामान भेजते हैं। उसी तरीके से यहां पर अगर बांग्लादेश चाहे तो पहले अपना माल कहां भेजे, नेपाल या भूटान, और वहां से कहां ला सकता है, इंडिया। क्योंकि नेपाल और भूटान से थोड़ी रिस्ट्रिक्शन किए हैं, कहां से किए हैं, बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश नेपाल लेकर जाए, भूटान लेके जाए, और वहां से भारत में जूट बेच दे। तो यहां पर यह भी कहा गया कि री एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता है कौन, बांग्लादेश। तो क्या बोल रहा है कि री एक्सपोर्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट फ्रॉम बांग्लादेश इंडिया थ्रू नेपाल एंड भूटान विल नॉट बी अलाउड। यानी कि पूरी तरीके से बंद ही कर दिया है क्या, जूट के इंपोर्ट को, किसने, भारत ने, ठीक है ना, ये चीजें। तो थोड़ा सा इसको देख लेना। अब ये जो न्यूज है वो ये भी बता रहा है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं वो नियर फ्यूचर में ठीक होने वाले नहीं है। पहली बात तो ये, और खराब होते जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन भारत ने कहा कि देखिए हमने क्यों ऐसा किया है, इसके पीछे रीजन है। क्योंकि जो जूट फ्रॉम बांग्लादेश इंजॉय ड्यूटी फ्री एक्सेस इन इंडिया, तो बांग्लादेश के साथ जब अच्छा संबंध था, है ना, तो हमने क्या किया था, ड्यूटी फ्री कर दिया था। यानी कि जूट के जो प्रोडक्ट बांग्लादेश में बनते हैं वो अगर भारत में आएंगे तो हम उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा रहे हैं, सीमा पर कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं। इसी को बोलते हैं क्या करना, ड्यूटी फ्री कर देना। अब इसी को लेकर लड़ाई चल रही थी ना, अमेरिका वाला हम लोग ड्यूटी टैरिफ वॉरिफ हम लोग पढ़ रहे थे। तो क्या था कि इसके कारण जो हमारी इंडस्ट्री थी इंडिया में, जूट इंडस्ट्री, वो सफर कर रही थी। क्योंकि उनका प्रोडक्ट महंगा और बांग्लादेश का प्रोडक्ट क्या, सस्ता। और जो इंडियन इंडस्ट्री है वो लगातार इस बात को मांग कर रहा था कि जो भी आप ड्यूटी फ्री कर रहे हैं, किए हुए हैं, उसको क्या कीजिए, खत्म कीजिए। बांग्लादेश से आने वाले जूट पर क्या लगाइए, रोक लगाइए, या फिर इतनी ड्यूटी लगाइए कि वो हमारे प्रोडक्ट के क्या है, इक्विवेलेंट हो जाए। ये डिमांड पहले से ही भारत की इंडस्ट्रियां कर रही थी। और इसी का भारत का कहना है कि इसी को मानते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं,
हमने क्या किया, जो एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा था हमारे लोकल कंपनियों पर, इसी को मानते हुए हमने क्या कर दिया है, अब इंपोर्ट पर ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। ठीक है ना, ये चीजें तो आपको समझना है कि भारत ने ये थोड़ी कहेगा कि बांग्लादेश के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है इसलिए हमने क्या किया, इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन। भारत ने कहा कि हमारी जो होम ग्रोन इंडस्ट्री है उसको इससे क्या हो रहा था, नुकसान, और इसीलिए हमने क्या कर दिया है, इस पर बैन लगा दिया है। तो भारत का क्या कहना है ये भी आप लोग थोड़ा सा यहां पर देख लेना, ठीक है ना, ये चीजें। तो एडवर्स इंपैक्ट ऑफ डम्प्ड एंड द सब्सिडाइज इंपोर्ट ऑन जूट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो ये भारत में क्या है, इंडस्ट्री को क्या करना पड़ रहा था, नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब आप सभी जानते हैं कि इंडिया में जूट का जो उत्पादन है वो किन किन राज्यों में होता है। सबसे बड़ा राज्य कौन, पश्चिम बंगाल। तो वेस्ट, यहां से यही सब देखो खबर, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा एंड मेघालय, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर जूट का उत्पादन क्या होता है, काफी ज्यादा मात्रा में होता है। और यहीं पर इंडस्ट्री भी है जो जूट से क्या बनाएंगी, प्रोडक्ट्स बनाती थी। और अगर नुकसान होगा हमारी इंडस्ट्री को तो इन स्टेट्स को भी नुकसान होगा, ऑलरेडी किसानों को भी नुकसान होगा ना। अब इंडस्ट्री ही नहीं है तो जूट खरीदेगा कौन। तो ऑलरेडी अगर देखोगे तो इकोनॉमिक इंपैक्ट भारत पर पड़ रहा था, क्योंकि जूट के प्रोडक्ट कहां से आ रहे थे, बांग्लादेश से। भारत में इन राज्यों में किसान क्या उगाते हैं, जूट। अगर इंडस्ट्री को नुकसान होगा तो इंडस्ट्री बंद होगी तो किसान का जूट कौन खरीदेगा। तो अल्टीमेटली अगर देखोगे इंडस्ट्री को तो लॉस हो ही रहा था, भारतीय किसानों को भी इससे क्या हो रहा था, लॉस, है ना, लॉस। तो इस पूरे के पूरे सिचुएशन को देखते हुए भारत ने क्या किया, बांग्लादेश से जो जूट का इंपोर्ट होता है उसको क्या कर दिया, बैन करने का फैसला किया है। ठीक है ना, ये चीजें तो रीजन बताया भारत ने कि क्यों हमने क्या किया, इसको बैन किया है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये देख लेना कि हाँ, बिहार में तो होता है ना जूट का उत्पादन। बिहार समग्र पढ़ने दो हमको, फिर बताएंगे अभी बिहार स्पेशल पढ़ाते समय। जूट का उत्पादन तो पूर्णिया होता है, तुमको तो पता ही होगा। पूर्णिया है, भागलपुर है, बताया जाएगा जब बिहार स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमको उतना बिहार के बारे में उतना जानकारी अभी नहीं है ना, कि कहाँ पर क्या होता है। तो फिर देखा जाएगा, है कि नहीं, उस समय। क्योंकि पॉलिटी पढ़ाते पढ़ाते बिहार का फिर पूरा भौगोलिक एथी पढ़ना पड़ेगा ना, कि कहाँ पर क्या होता है, लेकिन पढ़ेंगे, चिंता मत करो। अगला, हाँ, ज्यादा ज्यादा पटुआ हम लोग बोलते हैं ना इसको, जूट को हम लोग पटुआ बोलते हैं, ये तो हमको पता है क्योंकि गांव तो मेरा इधर ही है, पूर्वी चंपारण। तो वहां पर मेरे दादा उदा लोग पटुआ को कभी कभी पानी के नीचे डाल देते थे, पोखर उखर में, और वहीं पे सड़ सड़ के उसको निकाल के कभी कभी रस्सी बनाते थे अपने हाथों से। अभी भी गांव में बनाया जाता है वही जूट। तो अब भारी मात्रा में कहाँ होता है ये थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन पटुआ का रस्सी हम लोग सुने हैं, है कि नहीं। हाँ, आ? देखे भी हैं, सुने भी है, देखे भी हैं। और दादाजी हमारे उसी से रस्सी बना के गाय वाय को बांधना हो, चाहे कुछ काम करना हो, तुरंत बना करके रस्सी हाथों हाथ। हाँ, तो पहले के लोग अपना काम खुद कर लेते थे, अब हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई है। अब हमें कोई बोले रस्सी तो बस दिमाग में आता है कौन, कि कोई दुकान होगा वहां पर रस्सी वस्सी रखा हुआ। गांव में लोग क्या करते हैं, अपना खुद अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं अभी भी, लेकिन वहां भी अब कम हो गया है। उतने स्किल वाले लोग अब रहे नहीं, उतने स्किल वाले लोग नहीं रहे नहीं, तुरंत लोग बोलते जाओ खरीद करके ले आओ। ठीक है ना, ये चीजें। खैर, तो देखा जाएगा जब हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो ये सब बता देंगे। ठीक है ना, ये चीज अभी पढ़ना पड़ेगा लेकिन हमको उसके लिए, है ना। तो क्या है कि बांग्लादेश की सरकार सब्सिडी देती थी, एंटी डंपिंग होता था, और भारत में इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है, और इन राज्यों के किसानों को क्या होता था, लॉस। और इसी कारण से भारत ने क्या लगा दिया, बांग्लादेश के जूट पर, इंपोर्ट पर बैन। ये भारत का कहना है। अच्छा, भारत के लिए और अच्छा है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश ऑब्वियसली, और ऑलरेडी आप देखोगे टेक्सटाइल सेक्टर में एक दूसरे के क्या है, कंपटीटर है कि नहीं, टेक्सटाइल वाला में। हाँ, तो हमने आगे जाने दिया ना, इसीलिए, है ना। तो अब इससे क्या होगा, थोड़ा बांग्लादेश पर भी प्रेशर पड़ेगा, हमारा इंडस्ट्री को क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, हमारा एक्सपोर्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने जानकारी दे दिया है, ठीक है ना, कि बांग्लादेश इज बिग कंपटीटर ऑफ इंडिया इन टेक्सटाइल सेक्टर, ये तो हम लोग को पता ही है। लेकिन अगर देखोगे तो भारत को भी इससे नुकसान है।
क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो व्यापार होता है वो भारत के पक्ष में है। भारत के पक्ष मतलब कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट क्या करते हैं, कम। जैसे यहाँ पे डेटा है, वो आप लोग नोट कर लेना कभी घर में बैठ करके, कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में 23-24 में अगर आप देखोगे 12.9 बिलियन डॉलर का क्या हुआ, व्यापार हुआ। जिसमें से अगर आप देखोगे, अच्छा 25-26 में 11.46 बिलियन का। लेकिन अगर आप देखोगे तो अच्छा, इसमें से अगर आप देखोगे तो भारत ने जो है 11.46 बिलियन का क्या किया, एक्सपोर्ट किया, और मात्र 2 बिलियन के करीब क्या किया, इंपोर्ट। सीधी सी बात है, अगर बांग्लादेश क्या करे, यही रिटेलिएट कर दे भारत के ऊपर कि भारत भी से भी हम कुछ सामान नहीं खरीदेंगे, तो ऑलरेडी हम यहाँ पर ट्रेड सरप्लस में है, तो हमें भी क्या होगा, नुकसान होगा। क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो देश शांत थोड़ी रहेगा। हमने उसके जूट पर क्या किया, बैन लगाया, वो किसी और चीज पर बैन लगा देगा, है ना, जो भारत से बांग्लादेश को जाता होगा। ऐसे अभी वो कर नहीं रहा है, क्योंकि बांग्लादेश अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो भारत से बदला ले सके, इसलिए चाइना को बुला रहा है, बोला कि तुम आओ मेरे देश में आकर क्या करो, इन्वेस्टमेंट। जब हमारी कंपनियां बड़ी हो जाएंगी तब हम भारत को सबक सिखाएंगे, है कि नहीं। ये चीजें अभी भारत इंपोज कर रहा है बैन, बांग्लादेश रिटेलिएट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मान लो दवाइयों पर बैन लगा दिया, पता चला बांग्लादेश में अगले दिन से ही दवाई क्या हो गई, किल्लत हो गई, है कि नहीं। ये चीजें तो ये है, तो खैर हमें भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम जो बांग्लादेश के साथ ट्रेड में क्या है, सरप्लस में है, ये हमारे लिए क्या है, फायदे का सौदा है। खैर लेकिन इस न्यूज को देख लेना कि भारत ने बांग्लादेश से जूट की इंपोर्ट पर क्या लगा दिया है, बैन लगा दिया है, ठीक है ना। ये चीजें, एक और न्यूज है जो आईआर का ही है, और पिछले दो दिन पहले आया क्या, इंडिया रिजेक्ट्स सप्लीमेंटल अवार्ड ऑफ ऑन किशनगंगा एंड रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। क्या है ये, इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने क्या कर दिया, अभी सस्पेंड कर रखा है ना, सस्पेंड कर रखा है। बहुत पहले से ही आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर में दो प्रोजेक्ट भारत के चल रहे हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, किशनगंगा प्रोजेक्ट, और दूसरा क्या है, रातले प्रोजेक्ट। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ेंगे क्या मैटर है। लेकिन किशनगंगा किस नदी पर है ना, कहां पर है जम्मू कश्मीर में, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो किशनगंगा प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाई जा रही है, रातले प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा है, ये सब बिहार वहार के में पूछा जाता रहता है, ठीक है ना, थोड़ा सा देख लेना। अब ये न्यूज क्या है, पाकिस्तान जो है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी में ये कहा गया है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान में बातचीत के माध्यम से, बातचीत करेंगे दोनों देश, और क्या करेंगे, डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी ये कहती है। दूसरा उसमें ये कहा गया है कि अगर दोनों का बातचीत से क्या है, समझौता नहीं हो पाता है, तो दोनों अगर चाहें तो एक मीडिएटर आ सकता है, वो कोई कोर्ट हो सकता है, एक मीडिएटर को क्या कर देंगे, नियुक्त कर देंगे, और वो मीडिएटर जो डिसीजन लेगा उसको मानना होगा किसको, इंडिया और पाकिस्तान को, है ना। अब जो किशनगंगा प्रोजेक्ट है उसको लेकर के पाकिस्तान का ये कहना था कि जो ये प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट होगा तो पाकिस्तान में जो पानी है जो जाता है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान बोल रहा था कि इस किशनगंगा प्रोजेक्ट को आप क्या कीजिए, खत्म कर दीजिए। भारत खत्म करने को तैयार नहीं था, तो पाकिस्तान अकेले चला गया क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता न्यायालय। तो भारत का ये कहना है कि जो संधि है वो ये कहती है कि जब दोनों देश राजी होंगे तब कोई तीसरा व्यक्ति क्या करेगा, इसमें मध्यस्थता, मीडिएशन कर सकता है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान अकेले चला गया, भारत गया ही नहीं है। इसलिए भारत जो भी आर्बिट्रेशन हो रहा है उसको वैलिड मानता ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो किशनगंगा और जो रैतले प्रोजेक्ट है जो कि जम्मू कश्मीर में है, उस पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, डिस्प्यूट। लेकिन डिस्प्यूट को दूर करने का मैकेनिज्म क्या है कि दोनों देश आपस में है तो बातचीत करें, या फिर दोनों देश अगर राजी होते हैं तब कोई तीसरा जो न्यायालय है जिसको बोलते हैं मध्यस्थता न्यायालय, आर्बिट्रेशन कोर्ट, वो क्या कर सकता है, इसमें अपना मध्यस्थता कर सकता है ना, आर्बिट्रेशन कर सकता है, मीडिएशन कर सकता है। लेकिन भारत का क्या कहना है कि पाकिस्तान 2016 में कहां चला गया मीडिएशन के लिए, लेकिन भारत तो गया नहीं है। तो ऑलरेडी ये जो प्रावधान है क्या कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के,
उसके अनुसार जो कोर्ट यहां पर आदेश दे रही है वो कोर्ट ही क्या है, इल्लीगल। क्या है, इल्लीगल। क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी बोलता है कि दोनों देश अगर राजी होंगे तभी कोई तीसरा क्या कर सकता है, यहां पर मध्यस्थता या फिर मीडिएशन, और भारत तो गया नहीं है। इसलिए हम जो भी यहां पर क्या है रूलिंग आ रही है उस आर्बिट्रेशन कोर्ट की, हम उसको मानते ही नहीं है। ठीक है ना, पहली बात तो ये कि भारत क्यों बोल रहा है कि हम इस रूलिंग को क्या करेंगे, रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हम तो गए ही नहीं है, कोर्ट अपने आप में ही क्या है, इलीगल है। ठीक है ना, ये चीजें। तो मामला क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग में है, उसने कुछ डिसीजन लिया जो पाकिस्तान के पक्ष में है और भारत के पक्ष में नहीं है। लेकिन भारत ने साफ साफ कहा कि तुम होता कौन है बोलने वाला, है कि नहीं, आर्बिट्रेशन कोर्ट को, क्योंकि तुमको हम इलीगल मानते हैं। बोला क्यों इलीगल मानते हैं, तो बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन हुए, पाकिस्तान अकेले कैसे जा सकता है, ये तो मामला भारत और पाकिस्तान दोनों के है, और ट्रीटी ये कहती है कि दोनों को जाना पड़ेगा, जब दोनों राजी होंगे तभी कोई कोर्ट क्या कर सकता है, यहाँ पर मीडिएशन कर सकता है। तो कोर्ट ही इलीगल है, इसीलिए हम इसके डिसीजन को ही मानते नहीं है। ये भारत का इसमें साफ साफ कहना है। ठीक है ना, ये चीजें तो पहले आप ये ध्यान। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है ना, भारत ने क्या कहा, यूनिलेटरल एक्शन, जो हम अभी समझा रहे थे आपको कि अकेला पाकिस्तान कहां चला गया इस पूरे के पूरे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, कहां पर, हेग, वहां वहां पर क्या है, जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है उसके पास। ठीक है ना, ये चीजें। अब देखो, तो मैंने क्या बोला था, 2016 में जो पाकिस्तान था, बातचीत चूंकि 15 तक हो रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान को लगा कि भारत जो है यहाँ पर समय बर्बाद कर रहा है, धीरे धीरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा है ना, तो 2016 में कहा चला गया, वर्ल्ड बैंक। क्योंकि आपको पता होगा, जानकारी है ना, कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें मध्यस्थता किसने की थी, वर्ल्ड बैंक ने 1960 में। पढ़ चुके हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी, है ना। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, सबको पता है ना, सबको पता है ना, यही ना, 1960 में ये ट्रीटी हुआ था, और मध्यस्थ कौन था यहाँ पर, वर्ल्ड बैंक। और सबको पता है कि तीन नदियां जो आपको दिख रहे हैं किसमें, झेलम, चिनाब और इंडस, उसका पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, है ना। और जो ये वेस्टर्न रिवर है जो वेस्ट की तरफ बढ़ती है, और तीन ऐसे रिवर, रावी, व्यास और सतलुज, इनका पानी कौन यूज करेगा, तो भारत। लेकिन सबको पता है कि एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो क्या है, कि इन तीन नदियों में पानी बहुत ज्यादा है, झेलम में, चिनाब में और इंडस में। तो जो भी आप देखोगे इंडस बेसिन है, उसका 80% पानी बह के कहा जाता है, इन्हीं तीन नदियों से, झेलम, चिनाब और इंडस से। जबकि 20% पानी किसको मिल रहा है, सिर्फ भारत को मिल रहा है ना, भारत को मिल रहा है। एक तो भारत ऐसे ही खुन्नस खाए हुए है ना, ये चीजें। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, चिनाब पर, झेलम पर, जिससे कि हम बिजली भी उत्पादन कर सकें, और क्या कर सके, पानी भी हमारे देश को मिल सके। अभी मौका मिल गया तो बोल रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी ही क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, है ना, कैंसिल कर दिए। क्यों कैंसिल कर दिया, रीजन क्या बोला, भारत ने क्या बोल करके कैंसिल किया, इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड किया भारत ने, क्या बोल के किया, टेररिज्म। बोला कि जो पाकिस्तान, बस ये कहा गया था कि दोनों देशों के बीच में शांति बनी रहे, है ना, शांति बनी रहे, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी, और अच्छा कोऑपरेशन हो और शांति बनी रहे। लेकिन जब से पाकिस्तान ने भारत में क्या किया है, टेररिज्म फैलाना शुरू किया, इसका मतलब वो बेसिक जो चीजें, उसी को, जो इंडस वाटर ट्रीटी की, कि दोनों देशों के बीच में क्या होना चाहिए, शांति, इसी को उसने क्या किया, खत्म कर दिया। तो जब शांति ही नहीं है दोनों देशों के बीच में, तो हम इंडस वाटर ट्रीटी को माने क्यों, है ना। तो बोला कि टेररिज्म फैलाना एक दूसरे के देश में, है ना, ये सही नहीं है, और इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी का जो मूल भावना है, इसको क्या है, ये खिलाफ जाता है, और हम इसको क्या कर रहे हैं, सस्पेंड, है कि नहीं, सस्पेंड कर दे रहे हैं। ये बोल करके भारत ने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। खैर, इस पर भी बहुत लंबी बहस हो सकती है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी क्या कहता है, कि दोनों देश जब राजी होंगे तभी इसको सस्पेंड किया जा सकता है ना। लेकिन भारत का कहना है कि ये तो तब होगा ना जब कोई नियम होगा, यहाँ तो तुम पहले ही नियम को तोड़ चुके हो अब अटैक करके, इसका मतलब कि इंडस वाटर ट्रीटी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना, ये चीजें। खैर, तो यहां पर आप देखोगे कि 80% पानी किसको जा रहा है, पाकिस्तान को, और 20% किसको जा रहा है, भारत को।
अब भारत ने क्या किया, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए, जैसे किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, तो 330 मेगावाट का क्या है, एक बिजली प्रोजेक्ट है, पनबिजली बनाया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहां पर है, गुरेज वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको ध्यान में रखना है, बीपीएससी में तो बहुत बार पूछ चुका है पहले भी। तो किशन गंगा कहां पर है, गुरेज वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा कि किस पे है, तो किशन गंगा रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी है, झेलम की, याद रखिएगा। तो झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी, झेलम को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, झेलम को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, नीलम बोलते हैं, नीलम नदी, है ना। तो पाकिस्तान बोलता है कि मेरे नीलम नदी के एक ट्रिब्यूटरी किशन गंगा पर भारत क्या बना रहा है, बैराज, है कि नहीं। भारत में इसको बोलते हैं झेलम, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या बोलते हैं, नीलम, याद रखिएगा। तो यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो एक न्यूज से निकल करके आती हैं। तो किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है वो जम्मू कश्मीर का गुरेज वैली किस नदी पर है, किशन गंगा नदी पर है। और किशन गंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट, झेलम, ठीक है ना। अब पाकिस्तान का कहना है कि तुम इसकी ट्रिब्यूटरी पर क्या बना दोगे, अगर एक बैराज बना दोगे तो पानी का फ्लो कम हो जाएगा, और पानी का फ्लो कम होगा तो तुम क्या करोगे, हमको कम पानी मिलेगा। ये क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन है ना, ये चीजें। तो पाकिस्तान क्या कह रहा है, आर्ग्यूज दैट द किशन गंगा प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन द झेलम ट्रिब्यूटरी, है ना, will reduce water flow to Pakistan and impact on its agriculture, land and water supply। पाकिस्तान का ये कहना है। भारत का क्या कहना है, भारत का ये कहना है कि इंडस वाटर ट्रीटी ये कहता है कि भारत जो 3 नदियां जैसे झेलम है उस पर बैराज बना सकता है, लेकिन रन ऑफ द रिवर, मतलब स्टोरेज नहीं कीजिए। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब क्या, कि पानी बहते रहेगा और उसी से आप क्या कीजिए, बिजली का उत्पादन कीजिए। आप स्टोर नहीं करेंगे पानी को बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि फ्लो को नहीं रोकेंगे, उसी फ्लो के में आप क्या करेंगे, बिजली का उत्पादन। तो भारत ने कहा कि जो मेरा जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है वो क्या है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। हम कोई बहुत बड़ा बैराज नहीं बना रहे हैं, बांध नहीं बना रहे हैं जिसमें हम पूरा का पूरा पानी रोक लेंगे, किसका, झेलम का। रन ऑफ द रिवर है, मतलब नदी बहती रहेगी उसी धारा में, और हम उसी में से क्या करेंगे, कुछ पानी निकाल के क्या बनाएंगे, है ना, मतलब कि बिजली बनाएंगे, है ना, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। तो भारत कहना है कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, इसमें कोई भी लार्ज स्टोरेज हम नहीं कर रहे हैं, इससे कि पाकिस्तान को डरने की क्या है, जरूरत है। बस हम अपनी बिजली का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, पानी उसी तरीके से फ्लो होता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ना, ये चीजें उसने बातचीत की पहले, और 16 में वो कहां चला गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, कहां, हेग। तो पहला प्रोजेक्ट आपका क्या, किशन गंगा। दूसरा प्रोजेक्ट का नाम क्या था, है ना, हिंदी में भी दे दिया है, देख लेना। दूसरा प्रोजेक्ट, अच्छा मैप भी दिखा दिया मैंने, है ना, जम्मू का ये किशन गंगा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कहाँ पर क्या है, मैप से ज्यादा समझ में आता है, ठीक है ना, ये चीजें, ठीक है। दूसरा कौन था, रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब ये किस नदी पर है, याद रखिएगा, ये बना रहा है भारत, कौन, चिनाब पर, है ना, चिनाब नदी। तो रातले कहां पर, चिनाब नदी, और किशन गंगा झेलम नदी पर। किशन गंगा नदी पर है, लेकिन वो आगे जाकर किससे मिल जाती है, झेलम पे, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें जो हैं इसको ध्यान रखिएगा। रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो किस पर है, चिनाब नदी पर है, ठीक है ना, ये चीजें। तो इसको लेकर के भी पाकिस्तान को क्या था, ऑब्जेक्शन, बोला कि इसका भी डिजाइन ऐसा है जिससे कि जो चिनाब नदी है उसका क्या हो जाएगा, फ्लो रुक जाएगा। और वही जो किशन गंगा में था उसका ऑब्जेक्शन, वही किस पर है, रातले प्रोजेक्ट पर है। तो ये क्वेश्चन आप देखोगे बीपीएससी ने, आज से नहीं है डिस्प्यूट, बहुत दिनों का डिस्प्यूट है। तो कभी कभी बीपीएससी वाला इसको पूछ भी लिया है कि रातले या फिर किशन गंगा को, तो बहुत बार पूछा है कि किशन गंगा जो है किस नदी पर बनाया, प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो एक बार फिर से ये चर्चा का विषय है, तो याद रखिएगा, चिनाब क्या होगा, रातले, और झेलम में किस पर हो गया आपका, किशन गंगा, ठीक है। और दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट, है ना। और चूंकि भारत ने क्या कहा कि बातचीत तो हम लोग कर ही रहे थे, है ना, बातचीत के माध्यम से सुलझा लेते, लेकिन तुम अकेले चले गए हो कहां पर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, हेग।
इसीलिए चूंकि ये प्रावधान में तो ये था कि दोनों देश चाहेंगे तब ऐसा होगा, लेकिन भारत तो नहीं गया है। कौन गया है? पाकिस्तान गया है। इसीलिए हम इस कोर्ट के आर्बिट्रेशन को मानते ही नहीं है। तो तुम कुछ भी कहते रहो, हम अपना प्रोजेक्ट क्या करेंगे? कंप्लीट। और अब तो भारत बोल रहा है कि कौन आर्बिट्रेशन, ये तो इंडस वाटर ट्रीटी ही खत्म कर दी हम लोग, है ना ये चीजें। तो खैर, अभी आगे चल करके इसमें और बहुत पानी बहने वाला है, ठीक है ना, इस न्यूज में। तो इसको हम लोग देखते रहेंगे। तो मैंने लेकिन आपको जो है ना, जो मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन है उसको बता दिया कि आखिर ये डिस्प्यूट है क्या। तो इंडस वाटर ट्रीटी अपने आप में क्या हो चुका है? अब काफी इंपॉर्टेंट। कोई डाउट इसमें कि पाकिस्तान, भारत ने क्यों मना किया कि हम हेग का जो भी डिसीजन है उसको मानेंगे नहीं? क्योंकि भारत का कहना है कि यूनिलेटरल पाकिस्तान कहाँ गया है? आर्बिट्रेशन कोर्ट गया है, ठीक है ना ये चीजें। ठीक है, तो ये भी एक न्यूज था जिसको कि आप लोग देख लीजिएगा। पीपीटी आपके पास पहुंच जाएगा ग्रुप में, एक बार पढ़ना उसको, और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहे हैं, है ना, उसको क्या कर लेना? नोट डाउन, नहीं तो हो जाएगा खतरनाक। एक और न्यूज जो हमारे लिए क्या है, बिहार का न्यूज काफी ज्यादा है कि नहीं? तो पटना मेट्रो, पटना मेट्रो, वाटर मेट्रो, पटना वाटर मेट्रो। अब द इंडियन एक्सप्रेस में इसको लेकर के काफी बड़ा आर्टिकल आया है कि नहीं, कि हाउ पटना मेट्रो कैन ट्रांसफॉर्म द भाग्य ऑफ पटना, है कि नहीं? ट्रांसफॉर्म कर सकता है ना इसमें ये चीजें, मतलब पटना का भाग्य चमका सकता है कि नहीं? तो इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है कि नहीं? तो ये कोच्चि में चल रहा है क्या एक मेट्रो। लेकिन अच्छा बात है, अगर पटना में चलने लगा ना वाटर मेट्रो तो काफी डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंजेशन होता है ना, हर कोई कंजेशन में फंस के आया है नहीं? जो भी पटना में रह रहा है और जिसको पटना से बाहर जाना है, हाजीपुर जाना है, कहीं और जाना है, तो वो क्या करता है? कंजेशन में उसको फंसना ही फंसना है ना ये चीजें। और ये जो फोटो आप देख रहे हो कोच्चि में पहला वाटर मेट्रो कहाँ चला? केरला, केरला कोच्चि। अरे कोच्चि कहाँ है? केरला में ही है ना। पहला जो वाटर मेट्रो है वो केरला की सरकार ने चलाया। कोच्चि में लगभग 10 आइलैंड को जोड़ता है ये क्या, मेट्रो। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये जो मेट्रो की तरह एकदम सोफिस्टिकेटेड पूरा ये है। तो ये केरला में जो आइलैंड है छोटे छोटे, वहां तक इसको ये टूरिस्टों के लिए क्या करते हैं, चलाते हैं, है ना ये चीजें। तो ऐसा ही एक प्रयास बिहार में किया जा रहा है कि क्या, बिहार में जो गंगा नदी है, या फिर तो बिहार के पटना के चारों तरफ नदियां ही नदियां है ना। पटना के चारों तरफ कौन कौन सी नदी है बताओ जरा? भाई, गंगा हो गई बगले में, और कौन? सोन नदी, और एक और है पुनपुन। पुनपुन नदी को क्यों भूल जाते? हाँ, ट्रिब्यूटरी है, लेकिन पटना को घेर रही है ना। आगे चल करके बोलेगा इसमें कि ये सब तीनों चारों नदियों के कारण पटना में आप जो रोडवेज का विस्तार है वो उस तरीके से नहीं हो सकता जो बाकी सिटीज में हो सकता है कि नहीं? आपको पुल बनाना पड़ता है ना हाजीपुर जाने के लिए, और पुल बनाने में कितना लाखों करोड़ रुपए खर्चा, और वो पुल भी हमेशा जाम ही रहता है क्योंकि इतना ज्यादा भार है उसके ऊपर कि हमेशा उसको मेंटेनेंस होते रहना, है कि नहीं? अगर यहीं से अगर वाटर मेट्रो चलता सीधे कहाँ, हाजीपुर, तो लोग उसी से जाते हैं। 5 रुपया 2 रुपया दे करके कहाँ चल गए? हाजीपुर चल गए, है कि नहीं ये चीजें। और कोई कोई कंजेशन भी नहीं, जहां मन तहां से निकाल लो। हाँ मैं बताऊंगा उसमें ये, ठीक है ना। तो खैर, यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने क्या कहा कि पटना विल सून गेट वाटर मेट्रो सर्विस, ठीक है ना। तो ये घोषणा भारत सरकार ने ऑलरेडी कर दी है। चुनाव आने वाला, अभी और घोषणाएं होंगी, है कि नहीं? कहीं वो जो एगो नहीं सी प्लेन चला था, कहीं वो पटना से सी प्लेन चलना ना शुरू हो जाए। हाँ, तो बहुत सारा चीज अभी भारत बिहार को मिलने वाला है, ठीक है ना। अच्छी बात है, लेकिन चलो, कम से कम 5 साल में एक बार चुनाव होता है तो स्टेट को कुछ मिल तो जाता है। कम से कम 1200 लोगों का सिलेक्शन तो हो रहा है बीपीएससी में, है कि नहीं? क्या क्या 1285 या 95 सीट है, उससे ज्यादा ही सीट है। तो कम से कम चुनाव के नाम पर ही कुछ सिलेक्शन तो होगा, कुछ वैकेंसियां तो निकलेगी, यूथ को कुछ जॉब तो मिलेगा, कुछ हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा, है ना ये चीजें। तो यहां पर याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत का पहला जो नदी मेट्रो है ना,
वो कहाँ चलाया गया, तो कहां पर, कोच्चि केरल, ठीक है ना, ये चीजें, ठीक है। तो उसी को दिया गया जो कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड है, कोच्चि, जैसे पटना मेट्रो है, पटना मेट्रो ही क्या करेगा, ये रिवर मेट्रो भी चलाएगा, है ना। लेकिन क्या पटना में रिवर मेट्रो चल सकता है कि नहीं, इसके लिए एक फिजिबिलिटी टेस्ट करनी है, और वो टेस्ट कौन कर रहा है, तो याद रखिएगा, कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड। वही आकर के क्या कर रहा है, पटना में सर्वे कर रहा है कि क्या पटना में भी वाटर मेट्रो चलाया जा सकता है या नहीं, और उसको अपना रिपोर्ट जो है अभी तुरंत जो है क्या करना है ना, ये सबमिट करना है, ठीक है ना, ये चीजें। तो चेक, ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी यहाँ पर कोच्चि मेट्रो, याद रखिए कुछ, हाँ। इंडियन रेलवे, कोलकाता में जो वाटर मेट्रो, वाटर मेट्रो, वो फेरी चलती है वहां पे, जैसे आप जाओगे पटना में भी तो फेरी चल रही ना, फेरी इन द सेंस की कोई एक नाव है, उसमें बैठ कर लोग क्या कर रहे हैं, ये चल रहे हैं। नहीं, मेट्रो तो है, अरे कोलकाता में मेट्रो है, हम बोल रहे हैं वाटर मेट्रो की, कोलकाता में। तो पहला दूसरा होगा वो, और क्या। अच्छा, इंडियन रेलवे चलाती है उसको, अच्छा ये है, क्योंकि पहला वाटर मेट्रो तो कोच्चि में चला, है ना। वो हाँ, ये तो है कि कोलकाता का जो कितना जो डीएमआरसी चलाता है दिल्ली में, केरल में कोई और चला, लेकिन वो इंडियन रेलवे चला रही, हाँ। और इसीलिए आप देखोगे कि कोलकाता मेट्रो का हालत भी खराब है, इन द सेंस कि पहले तो पता नहीं उसमें एसी बोगी आया कि नहीं, आज से 10 साल पहले उसमें एसी बोगी नहीं हुआ करता था, अभी कर दिया ना। एसी बोगी नहीं हुआ करता, पता चला कि मेट्रो में बैठे हैं पसीना निकल रहा है, बहुत पहले की मैं बात बता रहा हूँ, अभी तो बहुत पहले दमदम से कहाँ चलता था वो सब, उस समय चलता था, तो ये है अब। हाँ, ये है, नहीं नहीं, पहले का हम बोल रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, पटना का मेट्रो का तो हम 10 साल से सुन रहे हैं, ये पता नहीं इसका कब खुलेगा, पता इस बार खुलने वाला था ना, कहाँ से कहाँ तक। अगर शुरू हो गया तो अच्छी बात है ना, पटना को बहुत जरूरत है, कि जितना इतना कंजेशन है यहाँ पर, सारा स्टूडेंट लोग झेल रहा है इस कंजेशन को। हाँ, तो खैर यहां पर आप देखोगे कि वाई पटना इज कंसिडरिंग व्हाट, वाटर मेट्रो, है ना। तो यहां पर साफ साफ कह रहा है कि पटना रोड्स आर व्हाट, पोटेंशियली क्राउडेड, है कि नहीं, जिसको देखो हर जिला का आदमी हमारे पटना में है, क्योंकि एक ही बड़ा मेगा सिटी बन रहा है धीरे धीरे। तो हर जिले से लोग आ रहे हैं कमाने के लिए, काफी सारे व्हीकल्स आते जाते हैं। तो बोला जा रहा है सीधे सीधे कि जो पुलिस का डेटा है वो साफ साफ क्या कहता है, कि देयर इज सिग्निफिकेंट मिसमैच बिटवीन द नंबर ऑफ व्हीकल एंड ऑन द रोड एंड सिटी कैपेसिटी टू हैंडल देम। तो साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर आप देखोगे एक चौथाई जो व्हीकल को ही संभालने के लायक सिटी का क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे बालू वालू की गाड़ियां भी बहुत जाती जाती रहती हैं, तो वो रिपोर्ट पुलिस कहता है कि 1,000 ट्रक रोज बालू के निकलते हैं, किससे, पटना सिटी से होकर के। लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतने हेवी ट्रक्स को झेलने के लिए क्या है, पूरा नहीं पड़ता, माने 1/4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, इसलिए कंजेशन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। आप देख लो, इतना मेन एरिया है ना, बोरिंग रोड, सड़कें देख लो, सड़क से ज्यादा चौड़ा पार्किंग बना रखा है। पार्किंग है कि नहीं चौड़ा, ये जो सड़क है उसके बीच में जहां पर दुकान लगे हुए हैं सारे, वो पार्किंग है ना, वो पार्किंग ज्यादा चौड़ा है, सड़क थोड़ा सा क्या है आपका, कम चौड़ा। अब जाके देख लो बोरिंग रोड में, मुझे तो लगता है कि वही, और उसमें बीच बीच में उसी में सब कुछ है, दुकान उकान सब, और शाम होते ही पूरा आम का जो पूरा का चूरा क्या है, ठेला, आधा रोड पे वो, तो आधा रोड पे हम लोग चल रहे हैं, ये चीजें, है ना। तो कहने का मतलब है कि पटना रोड्स आर पोटेंशियली क्या क्राउडेड, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर इतने बड़े पॉपुलेशन को झेलने के लिए क्या है, काफी नहीं है। फिर क्या बोल रहा है कि एक तो आप बोलोगे सर बनाए थे ब्रिजेस वगैरह ज्यादा, तो क्या कह रहा है कि एक तो है कि पटना में क्यों नहीं रोड का विकास इतना ज्यादा हो पा रहा है, क्योंकि पटना चारों तरफ से क्या है, नदियों से घिरा हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, अगर सोचोगे कि रोड्स को एक्सपेंड करें, तो एक्सपेंड करने का आपके पास कोई स्कोप भी नहीं है, क्योंकि यहीं पर साफ साफ लिख रहा है कि क्या, गंगा टू द नॉर्थ, सोन नियर द हाजीपुर टू द वेस्ट, और पुनपुन टू द साउथ, पूरा घेरे हुए किसको, पटना को।
तो अगर आपको बनाना है तो आपको क्या बड़े बड़े पुल बनाने होंगे, जिसको बनाने में 15-20 साल का समय लगता है कि नहीं ये चीजें। तो पटना में क्या है, इसके कारण दो चीजें, एक तो पटना में रोड्स का विकास नहीं हो पा रहा है, दूसरा कि इतनी सारी नदियां होने के बावजूद आज तक किसी सरकार ने इसको हार्नेस करने का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। चारों तरफ से नदियां हैं, अगर आज से 20 साल पहले पटना में मेट्रो चलना चाहिए था, है ना। ये चीजें नाव वाव चलते लोगों को, अच्छा सामान उमान ले जाने के लिए भी क्या है, बहुत ही सस्ता होता। ट्रक से आप लेकर के जाते हो ना सारा कुछ। अगर वाटरवेज हम लोग डेवलप कर देंगे तो बहुत सारे सामान जो है नदी के रास्ते जाएंगे और वो सस्ते होंगे, और कंजेशन भी नहीं होगा सड़क में ट्रक व्रक के आने से। तो वही कह रहा है कि क्या है, द यूनिक जियोग्राफी वाइल कॉन्स्ट्रेंटिंग द रोड ग्रोथ, है ना, कॉन्स्ट्रेंटिंग रोड ग्रोथ ऑफर्स एन अंडर यूटिलाइज रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ रिवर। तो आपके चारों तरफ से क्या है, नदी है, तीन तरफ से। तो आप आसानी से क्या कर सकते थे, वाटरवेज का डेवलपमेंट करते हैं, यात्रियों को भी आसानी होती, है ना, आपका सामान ले जाने में भी आसाना होता, और आपका जो क्या है, जो कंजेशन है वो भी क्या हो जाता, बहुत कम, ठीक है ना। और इसी कारण से आप देखोगे कि यहाँ पर हम लोग अब, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस, वही है चैलेंजेस क्या है, वही जो तुम बोल रहे, सेशनल सेडिमेंटेशन एंड वाटर लेवल फ्लक्चुएशन। तो यही तो चेक कर रहा करके कोच्चि मेट्रो कि क्या गंगा नदी में इतना पानी रहता है गर्मी के दिनों में कि हम लोग चला पाए एक पूरा का पूरा रिवर मेट्रो। पता चला कि जाके फंस गया बीच में ही, है कि नहीं ये चीजें। पटना का तो आदमी पहचान, गर्मी के दिनों में तो पहचान में नहीं आती आपकी गंगा नदी, है कि नहीं। और बरसात के दिनों में पूरा उफान मारता रहता है, ये चीजें हैं। तो वही कह रहा है कि सेशनल सेडिमेंटेशन एंड वाटर लेवल फ्लक्चुएशन, ये देखना होगा कि जिन नदियों में आप रिवर मेट्रो चलाओगे क्या उसमें 12 महीने इतना पानी है कि वो चल सके, है ना, ये चीजें पहली बात तो ये। दूसरा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स। पटना में इतना बड़ा क्या है, घाट है, और अभी मेरिन ड्राइव बना है। ये तो बहुत साल पहले ही हमने घाट, ये आप बनारस चले जाओ, घाट ही घाट, है ना। गंगा आरती आज से हो रही है, 50 सालों से वहां पर हो रही है, और घाट ही घाट है वहां पर। लेकिन हमने क्या बिहार के आसपास घाटों का निर्माण किया। अगर मान लो पटना मेट्रो आपको चलाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होगा ना, पूरी गोदी बनानी होगी जहां पर लोग चढ़ेंगे उतरेंगे, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करना होगा, डेवलप करना होगा। अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, सड़कें बनानी होंगी ताकि लोग वहां तक जा सकें। तो घाटों का निर्माण करना होगा, उसमें बहुत सारा, तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप भी है, क्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना। तीसरा क्या है, अनऑर्गेनाइज फेरी ऑपरेशन, ठीक है ना। अभी क्या है, गंगा में नाव तो चलती है फेरी, है ना, लेकिन अनऑर्गेनाइज वे में चलता है। उसको आपको ऑर्गेनाइज करना होगा। हो सकता है कि इन्हीं फेरी वालों को रिवर मेट्रो चलाने का भी क्या दे दिया जाए, ठेका दे दिया जाए। लेकिन उसके उस लायक नाव होनी चाहिए, उस तरह का ट्रेनिंग होना चाहिए। और साफ साफ कह रहा है कि करंट रिवर ट्रांसपोर्ट इज लार्जली अनरेगुलेटेड विद डजन ऑफ स्मॉल फेरीज लैकिंग स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल। इन सभी को हमें क्या करना होगा, सुधारना होगा। सेफ्टी प्रोटोकॉल सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं। पता चला ओवर क्राउडेड, है ना, नाव ही पलट गया, फिर आप निकलेंगे कहीं और सुन सुन ये चीजें हैं। तो ये सेफ्टी इशू भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा है ना। तो हमें क्या करना होगा, जो फेरी ऑपरेशन है उसको भी क्या करना होगा, ऑर्गेनाइज्ड करना होगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्या बोल रही है कि रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी। रेगुलेटरी एंड क्या है कि मल्टीपल एजेंसी एंड डिपार्टमेंट विल नीड टू कोऑर्डिनेट, रिक्वायर क्लियर फ्रेमवर्क फॉर सेफ्टी ऑपरेशन एंड रेवेन्यू शेयरिंग। तो वो अगर आपको रिवर मेट्रो चलाना है तो बहुत सारे सरकार के डिपार्टमेंट को क्या करना होगा, एक साथ मिलकर के काम करना होगा। और इसके लिए आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए कि किसका क्या काम है। सेफ्टी स्टैंडर्ड कौन बनाएगा, रिवर मेट्रो कौन देखेगा, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, उसकी शेयरिंग कैसे होगी, इसको लेकर के आपको क्या करना होगा, है ना, काफी सारा काम। तो क्या है, ये सब काम होने के बाद ही आप शुरू कर सकते हो। तो क्या बोल रहा है, रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको दूर करना होगा। और फिर क्या कह रहा है कि, है ना, अच्छा, तो ये सारे कुछ क्या है आपके, कुछ क्या है चैलेंजेस हैं रिवर मेट्रो को चलाने से पहले। तो आपको क्या करना है, ये भी देखना है, सेशनल सेडिमेंटेशन इन वाटर लेवल, इन
इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को ठीक करना होगा, जो फेरी ऑपरेशन है उसको क्या करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा, और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या करना होगा आपको, रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तब जाकर के आपका रिवर मेट्रो चल सकता है। ठीक है, ये चीजें। अब ये तो चैलेंजेस हैं, फायदे सबको पता है, फायदे सबको पता है। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, डिकंजेशन, है कि नहीं। तो आपको कौन कौन आता है हाजीपुर से, कोई नहीं आता है, हाजीपुर से कोई नहीं आता है, उतना दूर से कोई नहीं आएगा, एक एक पुल का तो अंतर है कि नहीं। बहुत सारे लोग काम करने के लिए देखो सुबह में आते हैं, एकदम पूरा जाम रहता है पूरा, हाजीपुर से कितने सारे लोग आते हैं यहाँ पर पटना में काम करने के लिए, है कि नहीं। तो इसलिए सुबह में जाम लगेगा या कहाँ लगेगा, शाम को। तो डीकंजेशन होगा सड़कों का, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल गेन्स होगा कि नहीं, अगर आप अधिकतर लोग पटना रिवर मेट्रो का यूज करेंगे, है कि नहीं, ऑब्वियसली गाड़ियों की संख्या कम होगी, और गाड़ियों की संख्या कम होगी तो पोल्यूशन क्या होगा, ऑलरेडी कम होगा। तो क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड फेरीज इमिट फार लेस पोल्यूशन देन कार एंड ट्रक्स, है ना। तो बोल रहा है कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कैन रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन बाय अप टू 6 टाइम्स पर टन पर किलोमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/6 जो जरूर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगा किसमें, पटना के डस्ट में। और क्या है यहाँ का, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पटना का क्या है, पोल्यूशन। हम लोग दिल्ली दिल्ली करते रहते हैं, हम उससे पीछे नहीं है। डस्ट और पोल्यूशन एकदम दिल्ली के मुकाबले है पटना का, है कि नहीं। हाँ, ये चीजें तो ये हो सकता है हमारा, ठीक है ना, ये चीजें। तो एयर क्वालिटी हमारे पटना की क्या हो जाएगी, थोड़ा सा सुधर जाएगी। इसके बाद क्या कह रहा है कि इसके अलावा क्या होगा, इंप्रूव कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में भी क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि साफ साफ बोल रहा है कि वाटर ट्रांजिट मूव लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर और कार्गो एट लोअर पर पर्सन कॉस्ट, है कि नहीं, मेकिंग इट एन एफोर्डेबल अल्टरनेटिव फॉर डेली कम्यूटर्स। सी सी बात है, जो डेली बेसिस पर आते जाते हैं उनके लिए क्या है, और एक इजी वे हमारे पास हो जाएगा। मजा भी आ रहा है, नदी के थ्रू जा रहे हैं कि नहीं, देखते हुए, और आराम से पहुंच भी गए सुबह सुबह, है कि ना। हमको तो, हम तो इसी से जाएंगे हमेशा अगर हो गया तो, है ना। तो इंप्रूव कनेक्टिविटी, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेवल, तो इससे बहुत सारे फायदे हैं किसको, पटना वासियों को। तो देखते हैं कि अगर बोल तो दिया गया है और हमारे दिमाग में भी अब आ गया है, तो हम लोग का काम है कि सरकार को उसके क्या कर, गर्दन ममोड़ करके भी क्या करवाना, रिवर मेट्रो चलवाना। हाँ, अब ये बोल देगा कि नहीं पटना में नदी में पानी ही नहीं है, तो वो अलग बात है ना। खैर ये कभी, मुझे लगता है कि इस बार का अगर मेंस वेंस होगा, और अब तब तक अगर ये नहीं बना, तो मेंस में पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, कि अगर पटना में मेट्रो, रिवर मेट्रो लाया जाए तो उससे क्या फायदे हो सकते हैं, और क्या चुनौतियां वो झेल सकता है। एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर के, एकदम आपको देखोगे कि जो इकोनॉमी का पेपर है उसमें ये पूरा पूरा चांस है इसके आने का, है ना, ये चीजें। तो थोड़ा सा इसको ध्यान पूर्वक देख लेना, इंडियन एक्सप्रेस में इसको लेकर के न्यूज आया था। तो ये सब जो इकोनॉमिक ग्रोथ तो है ही, ये हम लोग छोड़ ही दिए, कि कनेक्टिविटी इंप्रूव तो होगा, एक और क्या होगा आपका, इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑलरेडी बिहार में अगर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है या फिर कुछ भी नया होता है, वो बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करेगा, सप्लीमेंट करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि अगर रिवर मेट्रो चलता है तो काफी सारे जॉब जनरेट होंगे, क्योंकि फिर फेरीज है, फिर कंस्ट्रक्शन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारा जॉब यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होगा। तो ये सब ठीक है ना। अब वही पर चारों तरफ क्या है, रेस्टोरेंट खुलेंगे, पब्लिक स्पेस खुलेगा, है कि नहीं, वहां पे बहुत सारे रोजगार जो है जनरेट होंगे, है कि नहीं, ये चीजें। खैर, एक और न्यूज हम लोग को देखने को मिला क्या, वही शुभांशु शुक्ला, है ना, 634, बोले ये सर क्या बता रहे, तो फर्स्ट है, नहीं सेकंड है, सेकंड एस्ट्रोनॉट इंडिया का जो कहाँ गया, स्पेस पर। लेकिन हम लोग ओवरऑल की बात कर रहे हैं। हाँ, आईएसएस में जाने वाले फर्स्ट, इंडिया की तरफ से स्पेस जाने वाले क्या, सेकंड। लेकिन ये बात करा ओवरऑल, जो एस्ट्रोनॉट जो रिच स्पेस, तो इनका रैंकिंग क्या है, 634th, है ना, एस्ट्रोनॉट टू रीच स्पेस, ठीक है। तो सबको पता है, जैसे आपने बता ही दिया कि आज से कुछ 1984 में कौन गया था, राकेश शर्मा,
है ना। और अब आप देखोगे कि सेकेंड इंडियन जो कहाँ गए हैं, स्पेस में गए हैं, और फर्स्ट इंडियन जो कहाँ गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो कुछ चीजें हैं जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, सबको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर रखी है ना। तो सबसे पहले कि एक्जिम मिशन 4, तो एक्जिम जो फोर्थ मिशन है उसमें क्या है, भारत के एक जो ग्रुप कैप्टन को क्या ले जाया गया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बस देख लेना कि ये है क्या। तो ये क्या है, एक्सिम मिशन 4 का मतलब क्या है, ये एक प्राइवेट कंपनी है जो क्या करती है, नासा के साथ इसने क्या कर रखा, टाई अप। नासा के पास अपना कोई ऐसा विमान नहीं है जो कहां तक ले जा सके एस्ट्रोनॉट को, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। एक तो रूस का सोयूज है, वो लेकर के जा सकता है, सोयूज, सॉरी रूस का, चीन का नहीं, चीन के साथ, चीन तो आईएसएस में है ही नहीं ना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात हो रही है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट है उनको ले जाने के लिए रूसी विमान पर क्या है, हम लोग निर्भर थे, क्योंकि अमेरिका के पास जो है कोई भी ऐसा विमान नहीं है जो कहां ले जा सके एस्ट्रोनॉट को, है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो या तो रूस का सोयूज, या फिर ये जो है एक क्या है आपका एक्सम मिशन, उसके पास का ऐसा विमान है जो क्या डॉकिंग कर सकता है, किसके साथ, आईएसएस के साथ, ठीक है ना। रूस का सोयूज अपने भाव खा रहा है क्योंकि वो अपने यूक्रेन के साथ वॉर में फंसा हुआ है कि नहीं, ये चीजें। तो एक्जिम 4 एक क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है ना, जिसका टाइप है किसके साथ, नासा के साथ। और वो क्या कर रहा है, इससे पहले इसके 3 मिशन और हो चुके हैं, ये चौथा मिशन था जिसमें ये एस्ट्रोनॉट को लेकर के कहां जा रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इसके बारे में पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक्जिम मिशन 4, AX4 बोलते हैं, इज द फोर्थ प्राइवेट स्पेस फ्लाइट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑपरेटेड बाय एक्जिम स्पेस, यूएस बेस स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। तो ये एक प्राइवेट कंपनी है जो क्या कर रही है, अपने स्पेस क्राफ्ट को बना करके इसने रखा हुआ है। इसका मेन उद्देश्य क्या था, जो कंपनी बनाई गई थी, ये स्पेस ट्रेवल को या फिर स्पेस टूरिज्म उसको बढ़ावा देने का काम करता है। जैसे इसका काम क्या था कि बड़ा मोटा पैसा जिसके पास है और जिनको स्पेस तक जाना है, तो उसके लिए इसने ऐसे रॉकेट बना रखे हैं, उससे वो क्या कर सकता है, स्पेस ट्रेवल या फिर स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा दे सकता है। अभी ये क्या कर रहा है, नासा के साथ टाई अप, और उसके एस्ट्रोनॉट को कहां पहुंचा रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, है ना, ठीक है। तो यहां पर जो है थोड़ा सा इस पर हम लोग पहले बात कर चुके थे ना, एक बार मुझे याद है कि पढ़ाया था कि जो जाकर के क्या क्या ये लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो वो वाला कंटेंट आपके पास होगा, उसको देख लीजिएगा। नाम सबको याद ही है लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। एक छोटा सा न्यूज है इसका, लेकिन इम्पैक्ट आगे चल करके इंडिया के साइंस पे काफी ज्यादा पड़ने वाला है। एक जो हमारा बड़ा टॉपिक है, मैंने यूट्यूब पर डाल रखा था लेकिन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मुझे पढ़ाना है SCO, है ना, मतलब सांघाई कॉपरेशन। और ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज था क्योंकि इंडिया रिफ्यूजेस टू साइन ड्राफ्ट स्टेटमेंट एट ACU मीट ओवर साइलेंस ऑन पहलगाम टेरर अटैक, बलूचिस्तान मेंशन। तो SCO के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक हो रही है कहां पर, पाकिस्तान नहीं, चाइना में, चीन में। और चीन में जो बैठक हुआ, तो बैठक के बाद क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज करते हैं। तो भारत ने उस ज्वाइंट स्टेटमेंट को साइन करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि वहां पर जो पाकिस्तान में जो अटैक हुए, पाकिस्तान में जो अटैक हुआ बलूचिस्तान में, उसको वो टेररिस्ट अटैक मान रहा है। लेकिन इंडिया का जो पहलगाम में अटैक हुआ उसको जो है मेंशन नहीं कर रहा है कि टेरर अटैक यहां पर हुआ। अब इसी को लेकर के भारत गुस्से में था, है कि नहीं। और भारत ने क्या किया, ज्वाइंट स्टेटमेंट में साइन नहीं किया। तो ये जो बैठक हुई है किसके, डिफेंस मिनिस्टर्स की, कहां पर, चाइना में, चाइना में, है ना। तो एक जगह का नाम भी है, ठीक है ना, मैं दिखा दूंगा। तो इंडिया डिक्लाइन टू इंडोर्स द ज्वाइंट स्टेटमेंट एट द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग इन चाइना, है ना, क्योंकि उसमें जो है पहलगाम टेरर अटैक को एज अ टेररिस्ट अटैक दिखाया नहीं गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, ये चीजें। अब क्यों नहीं दिखाया गया,
इस पर थोड़ा सा हमें डिस्कशन करना होगा। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये एससीओ है क्या। शंघाई कॉरपोरेशन, ठीक है ना, ये चीजें। तो एससीओ क्या है, आप सभी को पता ना, 1990 में यूएसएसआर का क्या होता है, विघटन होता है ना, स्प्लिट होता है, और वहां से 15 देश निकलते हैं, ठीक है ना, 15 कंट्रीज जो है यूएसएसआर से निकलती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यूएसएसआर से जो कंट्रियां निकली, 15 कंट्रियां निकली, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एक्सट्रीमिज्म का, टेररिज्म का, इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। टूटने के बाद जो नया नया कंट्री कजाकिस्तान निकला, तजिकिस्तान निकला, तो वहां पर आप देखोगे जो टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, वो बहुत तेजी से क्या है, फैलने लगा। ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सबको काफी तेजी से वहां पर हो रहा था। अब उसको सॉल्व करने के लिए या फिर कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए जो है, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको बोलते हैं संघाई फाइव। क्या बोलते हैं, संघाई फाइव। संघाई फाइव को ही आगे चल करके क्या बोल दिया, एससीओ। तो याद रखिएगा कि 1996 में ये जो 15 कंट्रीज निकले थे यूएसएसआर से, तो रूस सबसे बड़ा कंट्री था, और इस रीजन में जो स्टेबिलिटी थी उसको काफी खतरा था, क्योंकि जितने भी के सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान है, तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उसमें एक्सट्रीमिज्म बहुत तेजी से क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। और इसी पर कोऑपरेट करने के लिए जो है, सबसे पहले 5 देशों ने क्या किया, सांघाई फाइव करके एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया 1996 में। कौन कौन से देश थे, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। चाइना को क्यों रखा गया, क्योंकि इन सभी देशों का आप देखोगे सीमा इंक्लूडिंग रसिया किससे मिलता है, चाइना से। तो चाइना इस रीजन में एक बहुत बड़ा पहले से ही फैक्टर है, ठीक है ना। तो चाइना को मिला करके आप देखोगे रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने मिलकर के क्या किया, सांघाई फाइव नामक एक संगठन का क्या किया, निर्माण। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, जो टेररिज्म है, जो एक्सट्रीमिज्म है, जो रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ है, उसको क्या करना, कम करना, स्मगलिंग को क्या करना, कम करना, सिक्योरिटी कोऑपरेशन करना, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि आगे चल करके, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलने लगे, सांघाई कोऑपरेशन। कब बनाइए, यहां पे लिखा हुआ है 2001 में। 1996 ये क्या था, सांघाई फाइव। लेकिन 2001 में आप देखोगे इसको नाम बदल दिया गया, और क्या बना दिया गया इसको, शंघाई कॉरपोरेशन, शंघाई कॉरपोरेशन। और फिलहाल इसमें कितने देश हैं, 10 मेंबर हैं इसमें, है ना। नाम याद रखिएगा, ये तो इंडिया है, चाइना है, रसिया है, पाकिस्तान है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। तो ईरान और बेलारूस को तो अभी शामिल किया गया, ईरान के बाद बेलारूस शामिल हुआ। सबसे पहले 5 के बाद जो दो देश शामिल हुए थे वो कौन थे, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है ना, ये चीजें। खैर, तो आप याद रखोगे कि अभी इसमें कितने हैं, 10 देश हैं। शुरुआत हुई थी तब कितने थे, 5 देश। 2001 में संघाई फाइव को क्या बना दिया गया, एससीओ बना दिया गया, ठीक है ना, ये चीजें। और अगर आपके पास जब ये पीपीटी जाएगा तो आप देखोगे कि इसका मेन एम क्या था, रिजॉल्व बॉर्डर इशू। दूसरा क्या है, फाइट टेररिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूस्टर ब्लूस्टर रीजनल सिक्योरिटी। और क्या है कि अमेरिका जो सेंट्रल एशिया में खुद को स्थापित करना चाहता था, इसको क्या करना, काउंटर करना, किसके द्वारा, रूस और चीन के द्वारा। तो ये इसके क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव थे, है ना। यू काउंटर अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया, क्या बोल रहा है, काउंटर अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में यूएस का जो इन्फ्लुएंस था उसको भी क्या करना, काउंटर करना। तो यहीं से आपको समझ में आ जा रहा है कि क्यों जो है सांघाई कॉरपोरेशन को बनाया गया। और इसमें 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या, ये वाला, फाइट टेररिज्म एंड रीजनल, है ना, रीजनल सिक्योरिटी। इसके लिए इसको क्या किया गया था, बनाया गया था, ठीक है ना, ये चीजें। और फिलहाल इसमें कितना है ना, 10 देश हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसको सीधे सीधे जो है क्या बोलते हैं, ईस्टर्न, है ना, इट इज सीन एज द ईस्टर्न काउंटर, सॉरी, जो नेटो है ना, नेटो का सीधे इसको क्या देखते हैं, एक तरीके से प्रतियोगी, क्योंकि नेटो अमेरिका का काफी वर्चस्व है उसमें, एक सैनिक संगठन। हालांकि एससीओ कोई सैनिक संगठन नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा देश
बहुत बड़े बड़े, अब रसिया है, चाइना है, इंडिया जैसे, तो बहुत बड़ा हो गया ना ये तो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो नाटो का सीधे सीधे इसको क्या मानते हैं हम लोग, कंपटीटर। लेकिन आप देखोगे कि अभी है हुआ क्या है कि वही मैंने बताया कि 1991 में यूएसएसआर का विघटन, 15 देश निकले, उसमें जो रीजनल सिक्योरिटी और टेररिज्म का थ्रेट था उसको खत्म करने के लिए क्या किया गया था, संघाई फाइव का, है ना, बनाया गया था। लेकिन आप देखोगे कि अब हुआ क्या है कि इसमें दबदबा किसका था, पहले रसिया का था, रूस का पूरा पूरा इसमें दबदबा होता था, है ना, क्योंकि जितने देश हैं वो रूस से टूट करके निकले हैं, सबकी भाषा एक है, कल्चर एक है। तो सांघाई कॉरपोरेशन में चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं था, किसका इन्फ्लुएंस था, रूस का इन्फ्लुएंस ज्यादा था। लेकिन पिछले 2022 के बाद से अगर आप देखोगे तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और इसके पीछे रीजन क्या है, रूस यूक्रेन वॉर। क्योंकि रूस कहां फंसा हुआ है, यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, और वो उसकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है किस पर अब, चाइना पर। इंडिया पर भी है, चाइना उससे क्या खरीदता है, तेल खरीदता है, उसी से पैसा मिल रहा है किसको, रूस को। तो वो सस्टेन कर रहा है कहां पर, रूस यूक्रेन वॉर में। तो आप देखोगे कि संघाई में, संघ एससीओ में, इधर पिछले 2-3 सालों में चाइना का प्रभाव बढ़ा है। और चाइना का प्रभाव बढ़ाने में सबसे बड़ा देश जो उसका साथ दे रहा है वो कौन है, पाकिस्तान। ऑब्वियसली पाकिस्तान इसका क्या है, मेंबर है ना। तो आप देखोगे जब एससीओ में जब भारत को शामिल करने की बात हुई थी, रूस ने कहा कि भारत को शामिल कर लेते हैं, तो चाइना ने किसको पुश किया था, पाकिस्तान को, ताकि बैलेंस बना रहे। क्योंकि चाइना को पता था कि रूस का ऑल वेदर फ्रेंड कौन, इंडिया, और चाइना का ऑल वेदर फ्रेंड कौन, पाकिस्तान। तो दोनों को डालेंगे तो क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा। लेकिन अब बैलेंस टिल्ट हो रहा है, किसके फेवर में, चाइना के फेवर में, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस ऑफ एससीओ में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब वही सबसे बड़ा रीजन है ना, कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। पाकिस्तान पहले से ही बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने नहीं किया, है ना, हमारा नहीं है, ये भारत के सैनिकों ने ही किया है ना। भारत जानबूझ करके बहाना बना करके हम पर अटैक करने के लिए क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर। और ऑब्वियसली आप देखोगे चीन में ही क्या होने वाली है बैठक, अभी जो एससीओ में आगे चल करके आप देखोगे राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होगी, हेड ऑफ द स्टेट्स की बैठक होगी। अब वो और खतरनाक होने वाला है, क्योंकि पहले ही डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक में भारत के कंसर्न को वहां पे शामिल नहीं किया गया। तो आप देखोगे कि सबसे बड़ा रीजन ये है कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है एसीओ में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और उसी के कारण ये कहा गया है कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट लिखा गया उसमें पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान में, उसको क्या माना गया, टेररिस्ट अटैक। लेकिन भारत में जो हमले हो रहे हैं उसको क्या माना गया, टेररिस्ट अटैक नहीं, आजादी की लड़ाई। और इसी से भारत का यहाँ पर पूरी तरीके से खफा, है ना, ये चीजें। तो याद रखिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना, ये चीजें। वो मैंने, अच्छा, एससीओ चूंकि मैंने क्या बताया था, उसका मेन एम क्या था, टेररिज्म में कॉरपोरेशन और रीजनल सिक्योरिटी को स्टेबलाइज करना। और इसके लिए इन्होंने एक क्या बनाया था, बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं रैट्स, RATS। क्या बोलते हैं, रैट्स, फुल फॉर्म क्या है, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। ये जो रैट्स है इसका काम यही है कि जितने भी 10 कंट्रीज हैं उनके बीच में अगर कोई इंफॉर्मेशन है टेररिज्म को लेकर के या फिर इंसर्जेंसी को लेकर के, इसको क्या करना, एक दूसरे को सप्लाई करना। जैसे भारत में कोई अटैक होने वाला है, किर्गिस्तान को पता है, तो क्या करेगा, भारत को क्या करेगा, सूचना पहले ही दे देगा कि इस तरह के काम यहाँ पर होने वाले हैं। तो भारत का यही कहना है कि देखिए आप, संघाई जो कॉरपोरेशन है उसका मेन एम क्या है, टेररिज्म को खत्म करना इस एरिया में, और रीजनल सिक्योरिटी को क्या करना है, स्टेबल करना है। लेकिन अगर भारत में टेररिस्ट अटैक हो रहा है, उसको आप टेररिस्ट अटैक नहीं बोलोगे, और पाकिस्तान में उसको टेररिस्ट अटैक मानोगे, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना, डबल स्टैंडर्ड हो गया। तो आप सीधे सीधे अपनी कोर वैल्यू को क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो, है कि नहीं। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है, भू राजनीति, पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना ने क्या किया है। और ये शो करने की कोशिश की है कि चूंकि वो सिंदूर ऑपरेशन, जो सिंदूर था वो इलीगल था, पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया था भारत पर, मतलब जो पहलगाम अटैक वो टेररिस्ट अटैक नहीं था, इसलिए चाइना ने पाकिस्तान की क्या की थी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मदद। तो दोनों तो मिले बैठे हैं ना। ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, उसके सारे सैटेलाइट भारत की तस्वीर खींच खींच के किसको दे रहे थे, पाकिस्तान को दे रहे थे। पाकिस्तान, चाइना का ही सारा
जो मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान यूज कर रहा था, है कि नहीं ये चीजें। तो खैर दोनों का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के मामले को आजादी की लड़ाई बना दिया जाए, ना कि क्या एक टेररिस्ट इवेंट, ठीक है ना। तो अब देखना होगा कि भारत आगे चल करके क्या रुख अपनाता है। भारत ने साफ कहा है कि हमारा कंसर्न अगर नहीं होगा तो हम एससीओ को ब्लॉक करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आगे चल करके आप देखोगे चाइना में ही किसकी बैठक होने वाली है, हेड ऑफ द स्टेट्स की। अब वहां पर भारत का क्या रुख होगा, लेकिन एससीओ एज ए ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा मैंने जानकारी आपको दे दी है, वो आपको ध्यान में रखना है। एक ही इंफोग्राफिक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। इश्यूज भी यहाँ पे देखो डिस्कस कर दिए हैं। इश्यूज क्या है, क्या बोल रहा है, इंडिया ऑब्जेक्शन टू, है ना, OBOR मतलब वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो एससीओ में चाइना भी और इंडिया भी है। इंडिया क्या करता है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का विरोध करता है। अब एक ही जगह पर चाइना और इंडिया दोनों हैं, और इंडिया क्या कर रहा है, OBOR का विरोध। दूसरा क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी क्या है, काफी खराब है, वो भी एससीओ के लिए क्या एक बहुत बड़ा इशू है। और तीसरा क्या है, रसिया एंड चाइना स्टैंड ऑफ ओवर द यूक्रेन, है ना। तो चाइना का क्या कहना था कि रूस ने हमला कर दिया किस पर, यूक्रेन पर। उन्होंने कहा कि रूस ने हमला किया किस पर, यूक्रेन पर। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे यूक्रेन वॉर में चाइना ने एक तरीके से रसिया पे मौका मिला चढ़ने का उसको। तो उसने क्या बोला कि रूस ने हमला किया, हालांकि वो तेल खरीदता है किससे, रूस से, हथियार किससे खरीदता है, रूस से। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए कि हम रूस की कार्रवाई का क्या करते हैं, विरोध, उसने क्या किया, रूस की आलोचना भी कर दी। तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे इशू हैं, है ना, जो एससीओ में हैं। और उसी इशू का क्या है नतीजा है कि भारत के कंसर्न को यहां पर शामिल नहीं किया गया, क्योंकि रूस का इन्फ्लुएंस कम और चाइना का इन्फ्लुएंस क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो एससीओ भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कभी भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये ही था हमारा आज का क्या, करेंट अफेयर्स। जल्दी खत्म हो गया नहीं, है ना। अच्छा, इसका कसर जो है अगली बार निकाल लिया जाएगा, है ना, ये चीजें। तो ऐसे भी मेरा ये तीसरा क्लास है लगातार, तो थोड़ा सा हमको भी रेस्ट करना है ना। तो इसके नोट्स आप लोग अपने पास रखिएगा। नोट्स रखना बहुत जरूरी है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझना, है ना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि नोट्स अच्छा खासा मैं बना देता हूं, ताकि कभी भी आप 2 महीने के बाद भी इसको उठा के पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियरिटी से साफ हो जाएंगी, ठीक है ना, ये चीजें।